देखो फॉर्मिंग क्या होता है, फॉर्मिंग हमारा होता है जीरो प्रोसेस। इस जीरो प्रोसेस में जैसे हमारा कास्टिंग था जीरो प्रोसेस, उस जीरो प्रोसेस में भी हमने क्या देखा था कि हमने मोल्टन मेटल, यहाँ हमारा मोल्टन स्टेट था, मोल्टन स्टेट को हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया, मोल्टन स्टेट को हमने सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट किया। और ये जो था ये भी हमारा जीरो प्रोसेस था, क्यों? क्योंकि जो स्क्रू एंड राइजर थे उनको कट करके फिर से मेल्ट किया जा रहा था। तो हमारे पास जितना हम टोटल अपने यूज किया था मास, ठीक है, उतना ही आपका मास यहाँ पर भी कन्वर्ट हो रहा था। और ये जो मास कन्वर्ट हो रहा था, ये जो आपके लिए ये वाला मास था, मान लीजिए 9 kg का आपने आउटकम बनाया तो 1 kg आपने फिर से रीयूज कर लिया था। ठीक है, तो इसलिए ये भी आपका जीरो प्रोसेस था, जीरो प्रोसेस। ऐसे ही हमने शेप चेंज वहां पर की थी, शेप चेंज ही हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मिंग जो प्रोसेस है, फॉर्मिंग प्रोसेस जो है उसमें जैसे हम चैप्टर वाइज नाम देते हैं कि फॉर्मिंग, ठीक है, एज ए चैप्टर। तो एज ए चैप्टर फॉर्मिंग हमारा क्या कहलाता है? एज ए चैप्टर फॉर्मिंग हमारा कास्टिंग ना कहला के ये फॉर्मिंग कहते हैं। बट ये किसमें होता है? ये होता है सॉलिड स्टेट में। किसमें होता है? सॉलिड स्टेट में। अब हम बात आगे कर रहे थे कि हॉट वर्किंग जो है, ठीक है, आपने कहा हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग। आपने बोला कि हॉट वर्किंग भी मेल्टिंग में नहीं होता, तो फिर मेल्टिंग में अगर वो नहीं होता तो फिर कोल्ड वर्किंग क्या है? आपका आंसर मिल गया था मुझे, क्या है ये? रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। तो फिर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या चीज है भाई? एक होता है मेल्टिंग टेम्परेचर, तो ये रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है? 723 क्या था कल जो हमने पढ़ा था? 723, 723 या 725? जिस टेम्परेचर पे रिक्रिस्टलाइजेशन होता है, ग्रेन्स ना 723, वो 768 था, 723 या 725 क्या हो रहा था जनरली? क्या हो रहा था? लैटिस अरेंजमेंट चेंज हो रहा था, बीसीसी से एफसीसी में कन्वर्जन हो रहा था या एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्जन हो रहा था। ठीक है, वो चीज हमारी 723 के हिसाब से चल रही थी जब कार्बन परसेंटेज हम चेंज कर रहे थे। मैंने एक लाइन ड्रॉ की थी, आपको याद होगा, ऑस्टेनाइट हमारा कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा था बीसीसी में। ठीक है, जो एफसीसी था वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहा था बीसीसी में, जबकि उससे थोड़ा सा ऊपर 910 के ऊपर जो ये वाला ग्राफ था उसमें कुछ ना कुछ पार्ट तो था फेराइट का एंड ऑस्टेनाइट का, अगर याद होगा तो। ठीक है, तो फेराइट एंड ऑस्टेनाइट कंप्लीटली उसमें फेराइट में या सीमेंटाइट में कन्वर्ट हो चुका था। ठीक है, सीमेंटाइट का कोई सा बीसीसी एफसीसी होता है? सीमेंटाइट बीसीसी एफसीसी होता है? नहीं, वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ Fe3C का कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन, लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर। ठीक है, बात थोड़ी सी याद आ रही है ना? तो 723 हमारा वो टेम्परेचर है, ठीक है, उसे हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर नहीं बोलते। ठीक है, क्योंकि आप जब इन चीजों को पढ़ोगे ना उसके बाद माइंड में हो सकता है कि आपके मन में थोड़ा सा ये रह जाए कि हाँ वो भी रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर होता है क्या, क्योंकि वहां पर भी क्रिस्टल चेंज होते हैं। नहीं, बात समझ रहे हो ना? वहां पर पूरा लैटिस अरेंजमेंट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन चेंज होने का मतलब अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, तो पहली चीज वो वहां से थोड़ा सा क्लियर करूं। तो क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात अगर हम करें, जिसमें हमारा क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये होता है, पहले मैं आपको ऐसे ही कुछ लिख देता हूं जिससे थोड़ा सा माइंड क्लियर चले आपका। एक है हमारे पास कोल्ड वर्किंग, ठीक है, कोल्ड वर्किंग। दूसरी हमारे पास वार्म वर्किंग, एंड तीसरी हमारे पास हॉट वर्किंग। ठीक है, रिकॉर्डिंग है? हाँ। हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग एंड वार्म वर्किंग। यहाँ पर जो हमारे पास कोल्ड वर्किंग होती है, ठीक है, अगर मैं रूम में चाहूं और रूम टेम्परेचर पे, और मान लीजिए मेरे पास ये एक प्लेट है, ठीक है, जिस चीज को मैं रोल्ड करवा रहा हूं। अब देखो कंफ्यूज मत होना प्लीज, अभी मैं वो सारी चीजें आपको स्लाइड के थ्रू पढ़ाऊंगा, बट पहले अभी थोड़ा समझो। मैं आपको यहाँ रोलिंग नहीं बोल रहा, बट एक तो मुझे प्रोसेस लेके चलना पड़ेगा ना। पहली पहली मेरी बात समझना, मैं कह रहा हूं हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग एंड वार्म वर्किंग। वर्किंग है तो वर्किंग का मतलब फोर्स तो लगा रहे हो ना, पहले समझो इस चीज को। वर्किंग है, वर्किंग का मतलब कुछ ना कुछ फोर्स में उसे लेके जा रहे हो, या बस ऐसे छोड़ दिया? नहीं ना, कोई प्रोसेस है ना। तो यार एक प्रोसेस तो मुझे एग्जांपल के तौर पर लेना पड़ेगा ना, तो इसलिए प्लीज गलती मत करना, कि माइंड में सेट हो जाता है आपके क्या, कि अगर मैं बोलूंगा हॉट रोलिंग तो उसी को आप हॉट वर्किंग मान लोगे। नहीं, हॉट वर्किंग चाहे वो रोलिंग हो, चाहे वो एक्सट्रूजन हो, चाहे वो ड्राइंग हो, कुछ भी हो, वो क्या है? आपका हॉट वर्किंग है। ठीक है, आप इसे हॉट रोलिंग ही नहीं मानोगे। मैं इमेजिनेशन करवाऊंगा हॉट रोलिंग से, आपको दिखा भी दूंगा वीडियो हॉट रोलिंग की,
ठीक है, बट उस चीज को आप हॉट वर्किंग सिर्फ और सिर्फ हॉट वर्किंग नहीं मानोगे, है ना, वो एक प्रोसेस है हॉट वर्किंग का। क्योंकि हमारे प्रोसेस कोई ना कोई तो मुझे फोर्स दिखानी पड़ेगी ना इसको समझाने के लिए, तो मैं जनरली रोलिंग लेके चल रहा हूँ, जिससे रोलिंग से आपको थोड़ा ग्रेन्स में इजीली दिखा सकूं। ठीक है, तो इसलिए मैं रोलिंग को लेके चल रहा हूँ। ये चीजें किस में हो सकती हैं, एक्सट्रूजन में भी हो सकती हैं, ये ड्राइंग में भी हो सकती हैं। अभी धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहले ये चीजें क्लियर रखो। ठीक, अभी क्या कर रहे हैं कि ये जो आपके पास है, ये मान लीजिए एक प्लेट है आपके पास। ठीक है, इस प्लेट को कहाँ से क्या कर रहे हो, इसे रोल कर रहे हो, ऐसे इसके नीचे अंदर से निकाल के, ऐसे रोलर्स के बीच में से निकाल के, और इसको आप क्या कर रहे हो, थिन कर रहे हो। ठीक है, पतला करने की कोशिश कर रहे हो, इससे प्लेट बनाने की कोशिश कर रहे हो इसकी। ठीक है, अभी क्या है कि ये जो प्रोसेस अगर मेरा रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, किस पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर, ये प्रोसेस, तो ये कितने पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर नॉर्मल, इसे छू सकते हो, बिल्कुल छू सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो चीज है ये क्या है, मेरी कोल्ड वर्किंग। बट ये जो कोल्ड वर्किंग है इसको आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोल्ड वर्किंग हो रहा है। इस कोल्ड वर्किंग के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं, अपने कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में अभी धीरे धीरे बात करेंगे। अभी माइंड में क्या डालना है, टेम्परेचर रेंज। तो कोल्ड वर्किंग में जो टेम्परेचर रेंज होती है, कहां तक हम उसे कोल्ड वर्किंग बोलते हैं, वो होती है आपकी 0.4 TM तक। अब ये TM क्या है, TM है आपका मेल्टिंग पॉइंट। TM क्या है, किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बात थोड़ी थोड़ी क्लियर रखिएगा। तो अभी कोल्ड वर्किंग क्या, उसके लिए फिक्स टेम्परेचर रूम टेम्परेचर है, नहीं, रूम टेम्परेचर पर जो वर्किंग हो रही है वो हमारी कोल्ड वर्किंग कहलाएगी। ठीक है, जनरली किसके सेंस में, हमारे स्टील के सेंस में, हमारे आयरन के सेंस में, हमारे एल्यूमिनियम के सेंस में। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सभी के सेंस में रूम टेम्परेचर वाली वर्किंग कोल्ड वर्किंग कहलाएगी, क्योंकि जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट है, जो भी मेटल हमने ले रखा है उसका जो भी मेल्टिंग पॉइंट है, उसका 0.4 TM होना चाहिए। ये भी तो कंडीशन है ना, 25 या रूम टेम्परेचर ही कंडीशन नहीं है, 0.4 TM इज द कंडीशन। ठीक है, तो 0.4 TM से अगर कम है तो वो क्या है, हमारा कोल्ड वर्किंग। ठीक है, अगर वार्म वर्किंग की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 0.4 TM से लेके 0.6 TM तक, ये है मेरा वार्म वर्किंग। एक रेंज है जिसके बाद हम डायरेक्टली ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि हाँ यहां से अब आपकी हॉट वर्किंग शुरू होगी, नहीं। 0.4 से लेके 0.6 तक है वार्म वर्किंग, एंड देन 0.6 TM से अगर ऊपर हमारा टेम्परेचर है और उस पर आप प्रोसेस कर रहे हो, चाहे एक्सट्रूजन कर रहे हो, चाहे रोलिंग कर रहे हो, जो भी आप उस पर प्रोसेस कर रहे हो, वो हमारा कहलाता है हॉट वर्किंग। तो यहां से थोड़ा सा तो क्लियर हो रहा है कि अगर मैं स्टील के ऊपर, सबसे पहले समझना, हम स्टील को ही लेके चल रहे हैं क्योंकि मैकेनिकल में स्टील को ही लेके चलते हैं। तो स्टील की अगर मैं बात करूं तो स्टील में जब ये रेड हॉट कंडीशन में होगी बहुत ज्यादा, तो वो प्रोसेस कौन से है, हमारे हॉट वर्किंग के। ठीक है, और जब ये कम टेम्परेचर पर होगी, ठीक है, तो वो वर्किंग कौन सी है, हमारी कोल्ड वर्किंग। और जो इंटरमीडिएट होगा वो हमारी वार्म वर्किंग। ठीक है, अभी इनके अपने अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, उनकी बातें भी करेंगे। पहले टेम्परेचर वाला खेल समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि कभी कभी डाउट ये रहता है कि सर ये वाली जो चीजें हो रही हैं ये टेम्परेचर की किस बेसिस पर ली जाती है। ठीक है, तो कोल्ड वर्किंग देखो, हमारे पास कितने प्रोसेस जो फॉर्मिंग में हम जनरली यूज करते हैं, प्रोसेस हमारे पास एक तो हो गया रोलिंग। तो इसी तरह से आपके चैप्टर्स के अंदर का सब पार्ट समझ में आ जाएगा कि एक हमें पढ़ना है रोलिंग, एक पढ़ना है हमें फोर्जिंग, एक पढ़ना है हमें एक्सट्रूजन, और एक पढ़ना है हमें ड्रॉइंग। ठीक है, ये चार चीजें हमने पढ़नी है। ठीक है, ये चार चीजें हमने पढ़नी है, क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेके चलूंगा रोलिंग का। एग्जांपल में इन सब में से किसका लेके चलूंगा, रोलिंग का। अभी एक सिंपल सी बात सोचो, एक हैमर है, ठीक है, हैमरिंग कर रहे हो किसी एक बॉडी पर, ये बॉडी है, ठीक है, आप इस पर हैमर मार रहे हो, इसका टेम्परेचर स्टील है, ये इसका टेम्परेचर मान लीजिए 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, स्टील है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्या मेल्ट हो गया, क्या मेल्ट हुआ, नहीं। आपने इस पर हैमरिंग की, मैं रोलिंग तो नहीं कर रहा, आपने क्या की, इस पर हैमरिंग की, तो ये कौन सा वर्किंग कहलाएगा, हॉट वर्किंग। अरे भाई 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर रखा है, 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये है स्टील, उसको हैमर से आप ऐसे उस पर हैमरिंग कर रहे हो, तो क्या है ये प्रोसेस, हॉट वर्किंग। बट कौन सा वाला, हॉट फोर्जिंग। समझो इस चीज को, ये क्या है मेरा हॉट फोर्जिंग। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस प्रोसेस को हम किस में रखते हैं, फोर्जिंग के अंदर।
ठीक है, हैमरिंग, कंप्रेशन, ठीक है, और इम्पैक्ट लोडिंग, वो सब किस में आते हैं, आपके फोर्जिंग में। तो अभी क्या है कि अगर मैंने इसे रूम टेम्परेचर पर मारा, रूम टेम्परेचर पर मैंने क्या किया, इस पर हैमरिंग की, तो रूम टेम्परेचर, अगर ये स्टील वाला पार्ट है, रूम टेम्परेचर पर कर रहा हूं, तो ये क्या कहलाएगा, कोल्ड वर्किंग या फिर कोल्ड फोर्जिंग। बात क्लियर है? तो इसलिए इसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना जो मैं वर्किंग का नाम लेके चल रहा हूँ, ठीक है। वर्किंग एज ए खुद का एक प्रोसेस है। अब देखो, चलो पहले उस चीज को हम, मैंने अभी कोल्ड वर्किंग के बारे में बताया, तो उस कोल्ड वर्किंग के बारे में आ रहे हैं। उससे पहले हम इन चीजों को थोड़ा सा, जो माइन्यूट चीजें होती हैं जो कभी कभी आप साइड कर जाते हो, उन चीजों को और देख लो। क्या, जैसे कि सबसे पहले आपने यहाँ, जैसे रोलिंग का हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे ना, तो रोलिंग में क्या होगा कि आप फाइनली प्लेट्स बनाते हो, फाइनली छोटी छोटी पतली पतली प्लेट्स बनाते हो। वो प्लेट्स फाइनली बन किससे रही हैं, स्टार्टिंग कहां से हुई है, तो स्टार्टिंग वाला जो पार्ट होता है दैट इज द इनगोट, बड़े बड़े लट्ठे, ठीक है, आयरन के ही मान लो बड़े बड़े, ठीक है, जिनको आपने किससे बनाया होगा, कास्टिंग से। बहुत बढ़िया, इनको किससे बनाया गया, कास्टिंग से। क्यों, क्योंकि इसको पहले आयरन ओर से निकाला गया। आयरन ओर से जब निकालोगे तो क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आयरन ओर से फर्नेस में डाला जाता है। आयरन ओर से फर्नेस में डाला जाता है, मतलब गर्म हो पहले से ही है, बस आपको क्या करना है, खांचों में तो डालना है, बन के आ गए, ठीक है। तो इसीलिए हमारा सबसे पहला जो पार्ट होता है वो किसके किसके थ्रू बन के आता है, कास्टिंग के थ्रू। तो कास्टिंग से बने इनगोट, इनगोट से जो छोटे टाइप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ब्लूम्स, ठीक है, ये क्या है, ब्लूम्स, ठीक है। ब्लूम्स से जो छोटे टाइप होते हैं उनको बोलते हैं बिलेट्स, ठीक है, फिगर वाइज समझ में आ रहा है। और बिलेट से जो छोटे पार्ट होते हैं, और सेंस में अगर हम उसको प्लेट वाइज देखें तो वो क्या कहलाता है, स्लैब। अभी स्लैब से रिलेटेड जो सीट प्लेट होती हैं, ठीक है, उनके भी अपनी पर्टिकुलर डायमेंशंस होती हैं। तो इनके कुछ डायमेंशंस हैं जो कि आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं। गेट में ये क्वेश्चंस आएगा नहीं, ये भी पहले से फिक्स है, ठीक है, गेट में ये चीजें आती नहीं है, बट आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने इस स्लाइड को रखा हुआ है, ठीक है। तो इनगोट क्या है, इट इज द फर्स्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ द स्टील, ठीक है। इनगोट हमारा ये हो गया फर्स्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ द स्टील। नेक्स्ट क्या है, ब्लूम, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट ब्रेकडाउन ऑफ द इनगोट, हैज स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 6 क्रॉस 6 इंचेस और larger, that is the bloom. Then willet is the hot rolled form of a bloom and is square 1.5 inch on the side or larger, 1.5 inch, this is the 6 inches and this is the 1.5 inches. Slab kya hai, slab is the hot rolled ingot or bloom rectangular cross section 10 inches or more wide and 1.5 inch or more thick, ठीक है। इसका मतलब ये वाली चीज क्या हो गई हमारी, 1.5 से ज्यादा, ठीक है, और ये क्या हो गई, 10 इंचेस से ज्यादा, ठीक है। तो ये हो गया स्लैब, ये विलेट, ये ब्लूम एंड ये इनगोट। क्लियर है, ठीक है। चलो, ये थोड़ा थोड़ा मुझे रफली आपको आइडिया देना था बस, इसीलिए मैंने ये चीजें रखी हुई है। क्लियर, ऐसे ही हमारे पास ये होती है। आपने प्लेट की डेफिनेशन, शीट की डेफिनेशन एंड स्ट्रिप की डेफिनेशन, ठीक है, इनके थोड़ी डेफिनेशन आप याद रखिएगा इस सेंस में। प्लेट क्या है, ठीक है, प्लेट इज द प्रोडक्ट विद थिकनेस इज ग्रेटर देन 5 mm। अगर आप प्लेट किसी चीज को बोल रहे हो तो उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 5 mm, ठीक है। अगर मैं किसी चीज को शीट बोल रहा हूं तो शीट इज द प्रोडक्ट विद थिकनेस इज लेस देन 5 mm एंड विथ इज ग्रेटर देन 600 mm, ठीक है। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये शीट कब कहलाएगी, जब इसकी थिकनेस क्या हो, 5 mm से कम। तो सोच रहे हो थोड़ा सा इमेजिनेशन में, ठीक है, 5 mm से कम, और इसकी जो विथ है वो होनी चाहिए 600 mm से ज्यादा, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या होगी, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ थिकनेस 5 mm से कम बट विथ, स्ट्रिप सोचते हो ना छोटी छोटी होती है स्ट्रिप, है ना, और जो शीट होती है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसा अपने माइंड में चलता है। तो जो हमारे पास थिकनेस है वो 5 mm से कम है, मतलब जैसी शीट में थी, जैसी हमारी शीट में थी थिकनेस वैसी ही इसमें भी मिलेगी, बट इसकी जो विथ है वो 600 से ज्यादा है, जबकि इसकी विथ 600 से कम है, ठीक है। तो दैट इज द स्ट्रिप। तीनों में थोड़ा डिफरेंस आ गया। प्लेट हमेशा आप क्या मानोगे, 5 mm से ज्यादा वाली वो प्लेट है। अगर 5 mm से ज्यादा है तो प्लेट है, तो प्लेट के हिसाब से वो हमारी क्या हो सकती है, 600 mm से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट वो प्लेट कहलाएगी अगर वो 5 mm से ज्यादा है तो। क्लियर हो रहा है, ठीक है। ये मान लीजिए सॉलिड प्लेट है, सॉलिड, ठीक है, तो ये क्या होगी, मेरी स्ट्रिप होगी। सोचो ये प्लेट है, ये प्लेट है, 5 mm से ज्यादा है, फर्स्ट कंडीशन भी तो देखना होगा, 5 mm से कम है तो उसे हम स्ट्रिप बोलेंगे, नहीं तो क्या बोल रहे हैं, प्लेट। क्लियर है, ठीक है। नहीं तो आपके माइंड में थोड़ा स्ट्रिप वाला सेंस आएगा ना, और वो स्ट्रिप वाला सेंस तब आएगा जब वो 5 mm से कम हो। क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी चीजें थी, छोटी छोटी चीजें जो कि जनरली आपके माइंड में चलती रहती हैं। आगे
ठीक है, अभी चलो अब इनकी बातें करेंगे, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग की अभी पहले बात करेंगे, स्ट्रेन हार्डनिंग वगैरह की बातें करेंगे। पहले बात कर लेते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर एंड जो कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग की बातें कर रहा हूँ उसके बारे में। ठीक है, तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, RX क्या है, उसके बारे में समझते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंप्लीटेड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कोल्ड वर्क्ड मेटल occurs within a specified period of approximately 1 hour। ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, आपने वो पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज जिसमें आपके मटेरियल का मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपके पास मटेरियल है, इसको आपने कोल्ड वर्क किया। ठीक है, अब देखो रिक्रिस्टलाइजेशन समझने के लिए आपको पहले कोल्ड वर्किंग समझना होगा। ठीक है, क्योंकि कोल्ड वर्किंग जितना मैंने आपको लिया है ना, उसके सेंस में आपको ये समझ में आना चाहिए ग्रेन्स के साथ में हुआ क्या है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा रफली लेके चल रहा हूँ। रफली मान लीजिए ये आपके पास थी बिल्कुल स्टार्टिंग कहाँ, जब आपने कास्टिंग बनाया, कास्टिंग से ब्लूम बनाया, सबसे पहला कोई फोर्स नहीं था, कुछ नहीं था, कास्टिंग से ब्लूम बनाया, रोलिंग के थ्रू बनाया मान लीजिए, और रोलिंग के थ्रू बनाने के बाद ये आपकी ग्रेन्स मिल जाती हैं आपको। ठीक है, ग्रेन्स ये मिल गई। अभी आपने क्या मान लिया, बिल्कुल फर्स्ट चीज, ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग हुई है, मतलब फोर्स आया है ग्रेन्स में। ठीक है, अभी क्या मान के चल रहे हो आप कि इसमें अभी कुछ नहीं हुआ, ये हमारा सबसे पहला मटेरियल है, ऐसा मान के चलो। अगर ये सबसे पहला मटेरियल है तो इसमें क्या आपकी वर्किंग कोई सी भी हुई, अगर सबसे पहला मटेरियल मान के चलो और स्ट्रेस फ्री मान के चलो, नहीं हुई। ठीक है, आप जब किसी पर्टिकुलर चीज को बनाते हो, थोड़ा सोचो, आप क्या सीधा इनगोट से बना लेते हो कभी भी, क्या सीधा इनगोट से बनाते हो, नहीं यार, इनगोट से पहले आप शीट्स बनाते हो, शीट के बाद में अपने डिजायर्ड आउटकम बनाते हो। ठीक है, इसका मतलब वो उसके बारे में सोचो कि वो कहां से कहां होता हुआ आया है। अगर फॉर्मिंग के बारे में आप सोच के चलोगे तो वो कहां से कहां होता हुआ आया है, इसका मतलब उसके उस पर कितनी बार कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग सॉरी हो चुकी है, कोल्ड वर्किंग और हॉट वर्किंग हो चुकी है। मैं वर्किंग बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ प्रोसेस, कुछ भी प्रोसेस हुआ हो, चाहे एक्सट्रूजन हुआ हो, चाहे फोर्जिंग हुआ हो, चाहे रोलिंग हुआ हो। ठीक है, मतलब उसके ऊपर हो चुका है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स अंदर से बेसिकली क्या हो चुकी हैं, स्ट्रेस्ड। आपने ये था इनगोट जो स्टार्टिंग में बना, स्ट्रेस फ्री इनगोट था, इसको आपने रोल किया, तो रोल करके प्लेट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या हो चुकी हैं ये ऐसे, ये क्या हो चुकी हैं, इलोंगेटेड ग्रेन्स। अगर ये मेरे पास इलोंगेटेड ग्रेन्स हैं, ठीक है, और ये क्या है मेरा, मैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो ऐसा पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर मैं अगर कोल्ड वर्किंग कर रहा हूं, ठीक है, कोल्ड वर्किंग का मतलब क्या हुआ, अभी उसी सेंस को तो मैं समझा रहा हूं कि स्ट्रेस है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर मैं कोल्ड वर्किंग करते हुए, जिस पर मैं कोल्ड वर्किंग, अब टेम्परेचर बढ़ाना भी है अपने माइंड में, ऐसा नहीं रखना कि एक ही टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में बैठे हो, रूम टेम्परेचर में बैठे रहोगे रिक्रिस्टलाइजेशन कभी नहीं पाओगे। थोड़ा समझो, मैं स्टील का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपको क्या करना है, स्टील का एग्जांपल है, अपने माइंड में टेम्परेचर को बढ़ाओ, अब कोल्ड वर्किंग करो और टेम्परेचर को बढ़ाओ। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, चलो तो लेके चलो। आपने टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हो, अब मैं क्या कह रहा हूं, वो टेम्परेचर जिस पर मेरा कोल्ड वर्किंग प्रोसेस क्या करना शुरू कर दे, क्रिस्टल्स को चेंज करना शुरू कर दे। जहां अब अगर मैं उस कोल्ड वर्किंग में उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अगर मैं वर्किंग कर रहा हूं, कौन सी वर्किंग, मान लो रोलिंग कर रहा हूं, तो उस टेम्परेचर पर मेरा उस वर्किंग की वजह से, वर्किंग का मतलब क्या हुआ, फोर्सेस, उस फोर्सेस की वजह से क्या होना शुरू हो जाए, क्रिस्टल्स, ग्रेन्स चेंज होना शुरू हो जाए, ग्रेन्स चेंज होना शुरू हो जाए, ना कि एफसीसी ना कि बीसीसी एफसीसी वाला हिसाब नहीं है। क्या हो रहा है, ग्रेन का चेंजमेंट हो रहा है, ग्रेन ही हमारी चेंज हो रही है। ठीक है, तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी भाई। इसको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तभी तो ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, मैं या तो एक तरीका ये था, एकदम सिंपल वाला तरीका क्या, कि ऐसा टेम्परेचर जहां तक हम कोल्ड वर्किंग करते हैं दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, जहां से हम हॉट वर्किंग करते हैं दैट इज द रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये एक तो तरीका ये था, या फिर एक तरीका ये है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझने की कोशिश करो। क्या है कि अगर मैं टेम्परेचर इसका बढ़ाता जा रहा हूं और साथ ही उस पर फोर्स भी लगाता जा रहा हूं,
तो आप थोड़ा सोचो ना उस चीज को कि अगर मैं टेम्परेचर स्टील का 25 डिग्री रख रहा हूं और उस पर मैं फोर्स लगा के रोलिंग करवा रहा हूं, तो यहां उसके ग्रेन्स चेंज नहीं होंगे रे, यहां उसके ग्रेन्स चेंज नहीं होंगे अपने आप से। फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, ग्रेन्स चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहे हैं, इलोंगेट। इलोंगेट तो होंगे ऑब्वियस है, इलोंगेट का मतलब ग्रेन्स चेंज नहीं होना होता है। समझ रहे हो मेरी बात को, ग्रेन्स का चेंज होना अभी थोड़ा वीडियो में समझ में आ जाएगा, कैसे ग्रेन्स चेंज होते हैं, कैसे ग्रेन्स चेंज होते हैं वो वीडियो से समझ में आ जाएगा, फोटो से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इलोंगेशन ग्रेन्स का, वो ग्रेन्स चेंज नहीं होना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं ये वाली चीज थोड़ा सा फील करना इसे, ये इलोंगेटेड है, ये इलोंगेटेड है। हाँ यार गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है ना, ठीक है और कम बस, ठीक है। चलो अभी थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज को, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इलोंगेटेड ग्रेन्स हैं तो इन्हें आप ये नहीं बोलोगे ये चेंज्ड ग्रेन्स हैं, ये चेंज्ड ग्रेन्स नहीं है। चेंज्ड ग्रेन्स तब होंगे जब ये यहां से चेंज बना दे अपने आप को। देखो यहां से मैंने क्या किया, इस चीज को यहां से ब्रेक कर दिया, बट वो ब्रेक ऐसे नहीं है कि मैं जाके उनको ब्रेक कर रहा हूं ना, ये ब्रेक हुआ, बट ये कब ब्रेक हुआ, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ब्रेक हुआ, एक सिमिलर फोर्स से। आपने फोर्स लगा रखा था, आपने उस पर कोल्ड वर्किंग कर रखी थी, आपने उसको एलिंगुएट किया। अब थोड़ा समझना इस चीज को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपके पास में अगर ये मटेरियल है जो कि अभी एलोंगेटेड नहीं है, आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो, मेरी बात को समझना, आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे हो। ठीक है, आप फोर्स नहीं लगा रहे, तो क्या हो रहा है इसमें, फोर्स नहीं लगा रहे, सिर्फ और सिर्फ इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हो। इससे कभी भी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मिलेगा? ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है स्टूडेंट्स में कि उनके लिए जो हमारे पास 0.4 TM होता है ना, इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। 0.4 TM, 0.4 से 0.6 TM एंड 0.6 TM से ऊपर। ठीक है, तो ये जो वैल्यूज है ना, ये सिर्फ रेंजेस हैं, ये एग्जैक्ट नहीं है। समझ रहे हो, जब भी हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है, वो ये नहीं होता कि टेम्परेचर बढ़ा दो तब जाके ग्रेन्स चेंज होंगी। वो चीजें हमारी जो हमने कल समझी है मटेरियल साइंस में, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीजें क्या होंगी, बीसीसी से एफसीसी में कन्वर्ट होंगी, कार्बन अपनी जगह से दूसरी जगह में जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, वो चीजें उसमें थी विदाउट एनी फोर्स। मैंने क्या कोई भी फोर्स कल लगाई थी? नहीं। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जब आप किसी बॉडी पर कोई फोर्स ही नहीं लगा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, उससे आपको रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि आप इस पर फोर्स नहीं लगा रहे, आपको ग्रेन्स को रीअरेंज करना है, ग्रेन्स को चेंज करना है, विदाउट एनी फोर्स नहीं है पॉसिबल। बात समझ में आ रही है? एफसीसी से बीसीसी जाना विदाउट एनी फोर्स का मतलब क्या हुआ, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर नहीं है वो। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब आपने इस पर क्या लगा दिया, एक रोलिंग करते हुए इसको क्या कर दिया, ऐसे रोलिंग करते हुए आपने इसको ऐसे इलोंगेट कर दिया, मतलब आपने कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाया ना इसमें। और जब आपने इस पर फोर्स लगाया तो वो फोर्स, अब देखो आप सोचना मेरी बात को जो मैं बोलने वाला हूं, अगर आपने फोर्स यहां बहुत ज्यादा लगाया, अब थोड़ा समझने की कोशिश करो, अगर यहां पर आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगाया तो जल्दी से एलोंगेट होगा या नहीं? मैंने आपके माइंड में ये पहले बोल दिया था कि टेम्परेचर ना आपको अपने हिसाब से चेंज करते जाना है। ठीक है, एक रूम टेम्परेचर मानना, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहना अपने माइंड में। अगर आपने यहाँ पर ये जो रोलिंग थी, उसकी रोलिंग की वजह से जो फोर्स लगा रहे हो वो आपने बहुत ज्यादा लगाया, और एक केस में क्या किया, कम लगाया, एक केस में क्या किया, कम लगाया। थोड़ा फील करो इन चीजों को, एक केस में आपने कम लगाया तो ये जो चीज है ये इलोंगेट तो हुई बट अभी थिक है, ये इलोंगेट हो गई, ये वाली चीजें क्या हुई, इलोंगेट हुई, ये वाली चीजें आपकी इलोंगेट हुई और कैसी हैं, थिन है। ठीक है, ये चीज इलोंगेट हुई और कैसी हैं, थिन है। यहां से आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये इलोंगेट हुई, थिन है, ये इलोंगेट हुई बट अभी थिक है, क्योंकि इस पर फोर्स क्या लगाया हुआ है आपने, कम, इस पर फोर्स क्या लगाया हुआ है, ज्यादा। थोड़ा मेरी बात को समझना, सेम चीज है, सेम स्टील है, आपने एक इंडस्ट्री में एक जगह क्या है, आप इस वाली वर्किंग कर रहे हो, ऐसे लेके जा रहे हो, एक उसी इंडस्ट्री में दूसरी जगह एक ऐसी मशीन आपने लगा रखी है जिसमें आप फोर्स को कम लगाते हो और उसे प्लेट की फॉर्म में लेके जाते हो। अब बताइए,
दोनों मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होगा। यहां से आपको समझ में आ जाएगा एकदम अच्छे से। दोनों मटेरियल का, मटेरियल जबकि दोनों की ही क्या है, स्टील एंड स्टील, ठीक है, दोनों मटेरियल का, इसमें ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, इसमें कम फोर्स लगा दो, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या होगा। इसमें ज्यादा होगा, इसमें कम होगा, ऐसा कुछ आ रहा है फीलिंग नहीं, या फिर सेम होगा, सेम होगा, ओके। इसी चीज को तो समझना है, इसी चीज को तो समझना है, क्योंकि रिक्रिस्टलाइजेशन कभी भी सेम नहीं होता, इट इज डिपेंड ऑन योर जो आपने फोर्सेस लगाए हुए हैं, है ना। क्योंकि मुझे पता है माइंड में स्टूडेंट्स के, वो जो आप मटेरियल साइंस पढ़ते हो या जो आयरन कार्बन डायग्राम उसमें पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, आपके माइंड में फिक्स हो जाता है रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर क्या है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। नहीं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्सेस के। आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया तो अब क्या होगा, ग्रेन। अब सोचो जरा, ग्रेन क्या होगी, अगर आपने बहुत इलोंगेट कर दी, थोड़ा सा इसे गर्म करो, सोचो जरा, थोड़ा सा इसे गर्म करो, क्या होगा, ग्रेन्स अपने आप को चेंज करना चाहेंगे या नहीं, एनर्जी तो उनके अंदर चली गई, तुरंत अपने आप को चेंज कर लेंगे। जैसे ही ग्रेन चेंज हुई, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ, उसी टेम्परेचर को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है। जनरली इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो 0.4 TM से नीचे कोल्ड वर्किंग, 0.4 से 0.6 तक वार्म वर्किंग एंड 0.6 से ऊपर हॉट वर्किंग, हम ये जनरली लेके चलते हैं। बट ये चीजें फिक्स नहीं होती, ठीक है, ये जनरली होता है 1/3 से लेके और 0.5 के आसपास भी कहीं कहीं आपको दिख जाएगा लिखा हुआ, ठीक है। बात क्लियर है। तो हर एक बुक में ना ये जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर की रेंजेस होती है ना, सब जगह अलग अलग मिलेंगे आपको, क्योंकि इसकी कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। हाँ, डेफिनेशन फिक्स है, वैल्यूज फिक्स नहीं है। डेफिनेशन क्या है, ये आपकी कोल्ड वर्किंग के ऊपर डिपेंड करेगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एंड साथ ही आपके टेम्परेचर पर, जो आप हीट दे रहे हो, ठीक है, हीट भी दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है वो आपकी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोल्ड वर्किंग के, ठीक है। और ये आपका प्रोसेस है कि 1 आवर के हिसाब से देखो उसमें चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ठीक है। अब प्लीज ध्यान से फिर से एक बार पढ़ो, अगर ये चीजें आप माइंड में सेट हो गई तो फिर से एक बार पढ़ो, अब समझ में आ जाएगा आपको क्लियरली। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द कंप्लीटेड रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ ए कोल्ड वर्क्ड मेटल, अब समझ में आ रहा है थोड़ा, ऑफ ए कोल्ड वर्क्ड मेटल, इसका मतलब आपने उस मटेरियल को पहले से ही क्या कर रखा हुआ है, कोल्ड वर्क्ड, मतलब आपने उसको क्या कर रखा है, इलोंगेटेड। और ये हमेशा होता है, बिल्कुल होता है, समझ रहे हो मेरी बात को, हमेशा होता है, बिल्कुल होता है। आपने अगर किसी चीज को कट भी किया, कोई ऐसे सोच रहा होगा आपके माइंड में कि सर कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इस चीज को कट करके और फिर इसको देखें तो ये तो स्ट्रेस फ्री है। मैं मानता हूँ स्ट्रेस फ्री है, बट जो कट करने के लिए आपने पहले बनाया था, ये भी तो कभी आपने कहीं से निकाला होगा ना, अगर ये सॉलिड मेटल है तो ये भी तो कभी ना कभी आपने निकाला होगा ना, कभी ना कभी तो इस पर कोई ना कोई फॉर्मिंग प्रोसेस किया होगा। जब आपने इस पर फॉर्मिंग प्रोसेस किया होगा तो इसकी जो ये आपके पास ग्रेन्स हैं वो इलोंगेट हो चुकी थी ना, मतलब उस पर चाहे थोड़ा सा ही कोल्ड वर्क क्यों ना आया तो था। अब उस कोल्ड वर्किंग के बेसिस पर अगर आप इस चीज को हीट करोगे तो जो टेम्परेचर इस स्टेज में इसको रिक्रिस्टलाइज करवा रहा है वही हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। क्लियर हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या, कोल्ड वर्क मेटल अकर्स विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 आवर, ठीक है। बात थोड़ी थोड़ी क्लियर हो गई है, ठीक है। अभी मेरे पास 2 चीजें और है, मैंने आपसे पहले ही बोला है कि मैं प्रोडक्शन इसी तरह से लेके चलता हूँ, पहले मैं आपको कोशिश कराता हूँ समझाने की, उसके बाद फिगर्स एंड उसके बाद वीडियो, ठीक है। दोनों चीजें एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आरएक्स क्या करता है, आरएक्स मतलब रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, आरएक्स क्या करता है, डिक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड इंक्रीजेस द डक्टिलिटी। Rx recrystalline temperature decreases strength and increases ductility। ये क्या है, अगर कुछ चीज नहीं होती है तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर यहाँ पर Rx की बात कर रहे हैं, Rx decreases strength and increases ductility, इसका मतलब क्या हुआ कि Rx अगर बढ़ेगा तो डक्टिलिटी क्या होगी, Rx अगर बढ़ेगा तो डक्टिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। ये जो चीज ऐसे लिखा हुआ ना Rx, इसका मतलब क्या होता है कि Rx को इंक्रीज करो तो स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड जो डक्टिलिटी है इंक्रीजेस, है ना। यहाँ पर ऐसे मत समझो कि Rx के साथ में डिक्रीजेस, व्हेन Rx इंक्रीजेस देन स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एंड डक्टिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट इफ वर्किंग। अब ये वाली चीज है, ये चीज आपको रटा दी जाती है सिंपली, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो पुरानी चीज थी, ठीक है, मतलब वो थी बेसिक,
जो रिक्रिस्टल टेम्परेचर की डेफिनेशन होती है। बाकी तो आप अपना जानते हो इन चीजों को। क्या, इफ वर्किंग अबव Rx देन हॉट वर्किंग, इफ वर्किंग अबव बिलो Rx देन कोल्ड वर्किंग। ये चीज तो आपको उम्मीद है आइडिया है। तो ये जो डेफिनेशन है ना, इससे पहले ये डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। ये ग्रेन्स के ऊपर होता है, फोर्स के ऊपर होता है रिक्रिस्टल टेम्परेचर। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, इट इन्वॉल्व्स द रिप्लेसमेंट ऑफ कोल्ड वर्क स्ट्रक्चर बाय ए न्यू सेट ऑफ स्ट्रेन फ्री approximately equiaxed grains to replace all the deformed crystals। ठीक है, अभी ये चीज मैं यहाँ पर आपको दिखा भी दूंगा। ठीक, चलो ठीक है, ये आपके ESE वाला पार्ट हो गया। थोड़ा सा क्या कि हमारे पास फॉर प्योर मेटल्स Rx की वैल्यू क्या होती है 0.3 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड फॉर अलॉय Rx की वैल्यू 0.5 ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और देखो 1/3 से 1/2 मेल्टिंग पॉइंट भी दिखता है, और मैंने आपको वहां पर लिखवा भी रखा है 0.4 से लेके 0.4 TM एंड देन 0.6 TM से ऊपर। ठीक है, तो ये एक्चुअली फिक्स नहीं होते, बट हाँ रेंज थोड़ा समझ के चलना कि 0.5 TM के आसपास होता है, 0.5 TM के आसपास। अब देखो ये वाली चीज, Rx ऑफ लेड एंड टिन इज बिलो द रूम टेम्परेचर। इसका मतलब अगर टिन को आप यहाँ पर रोलिंग भी करवा रहे हो ना रूम टेम्परेचर पर, टिन को अगर रोलिंग करा रहे हो रूम टेम्परेचर, तो वो उसकी क्या हो रही है, वो उसकी हॉट वर्किंग हो रही है। ठीक है, वो उसकी कोल्ड वर्किंग नहीं हो रही। बात समझ में आ रही? टिन है, लेड है, उनका क्या है, रूम टेम्परेचर से कम है Rx। क्लियर हो रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्या है, Rx ऑफ कैडमियम एंड जिंक इज दी रूम टेम्परेचर, व्हाइल Rx ऑफ आयरन इज 450 एंड फॉर स्टील इज 1000, अप्रोक्स 1000। ये जो डाटा है इनको ऐसे ही याद मत रख लेना, अप्रोक्स में होते हैं। ठीक है, अप्रोक्स 1000। फाइनर इज द इनिशियल ग्रेन साइज, लोअर विल बी द Rx। ठीक है, बात क्लियर हो रही है? ठीक, चलो भाई। ठीक है, स्टेन हार्डिंग के बारे में बात करेंगे अभी, स्टेन हार्डिंग से फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब मैंने अब एक चीज स्टार्ट कर ही ली है तो उसी चीज को हम देखते हैं। ठीक है, चलो हाँ, एक सेकेंड रुकना। चलो मैं अब आपको एक चीज दिखा देता हूँ। चलो थोड़ा थोड़ा मेरे साथ चलना। ठीक है, ये है, थोड़ा टाइम लगेगा बट प्लीज थोड़ा कंसिडर करो इस चीज को। ये अभी क्या है, एक ये है, ये भी एलोंगेटेड है नहीं, नॉर्मली एक हमारे पास पीस रखा हुआ है। आपने क्या किया, इस चीज को ऐसे रोल कराया। मैंने कहा ना मैं एक प्रोसेस एग्जांपल के तौर पर लेके चलूंगा, तो मेरा प्रोसेस क्या है, मेरा प्रोसेस है रोलिंग का। ठीक है, तो मैं इस चीज को आगे लेके गया तो ये कैसे जाएगा, ये कुछ इस तरह से जा रहा होगा, ऐसे करके ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, अभी आप इसे खुद पहचानना, ये किस पर है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, आपने इस चीज को ऐसे निकाला, तो ये जो है फाइनल, थोड़ा अलग अलग कलर यूज कर लेते हैं, ये चीज बन के आ रही है कुछ ऐसे, ये चीज बन के आ रही है कुछ ऐसे। ये क्या है, ये मान लीजिए मेरी स्टील है एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, ये क्या है, ये अराउंड स्टील मान लीजिए। ठीक है, अभी ये अगर स्टील है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, फोर्स आप लगा रहे हो नॉर्मल। ठीक है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहे कि एक बार में ही सारा का सारा ये निकाल दिया, ऐसा कभी होता भी नहीं है कि आपने एक ही बार में पूरे का पूरा डेल्टा एच को गायब कर दिया, ऐसा होता भी नहीं। ये चीजें मैं रोलिंग में समझाऊंगा भी कि मैक्सिमम होता है एक रेंज, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू के। ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। ठीक है, वो सारी चीजें मैं रोलिंग के टाइम पर बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने इमेजिन किया कि एक ही रोलिंग में आपने पूरे का पूरा निकाल दिया ना, आपका ये टूट जाएगा। ठीक है, ये जो रोलर है ना, ये टूट जाएंगे, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है उनके पास कि वो एक ही बार में डेल्टा एच को पूरा के पूरा दे दें आपको जितना चाहिए। मान लीजिए 5 mm है ना, तो 5 mm से आपको 1 mm बनाना है, या फिर 10 mm मान लो इसे, या और भी ज्यादा मान लो, उससे आपको सीधा ही कितने का बनाना है, 1 mm या 2 mm का बनाना है। तो एक ही रोलिंग, एक ही पास में इसे कंप्लीटली कवर कर दोगे ना, यहाँ पर इतना फोर्स आएगा, फोर्स की कैलकुलेशन करेंगे रोलिंग में, इतना फोर्स आएगा कि ये चीजें क्या हो जाएंगी, टूट जाएंगी। ये इनकी स्ट्रेंथ से ऊपर चला जाएगा, रोलर्स की स्ट्रेंथ से। इस वजह से हम डायरेक्टली एक पास में इसको डिक्रीज नहीं कर सकते, इसीलिए क्या करते हैं, हमें पास बाय पास निकालना पड़ता है।
ठीक है, डेल्टा एच को ध्यान में रख के, ठीक है, कि ये हमारा रोलर टूट ना जाए। चलो अभी मैंने क्या कर दिया, अभी मैंने इस चीज को इतना पास कराया, तो ये क्या हुई, ये इलोंगेट हुई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर ये इलोंगेट हो रहा है तो आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया, ध्यान से समझना थोड़ी सी चीज इस चीज को, आपने जो टेम्परेचर यहाँ 25 रखा हुआ था, ये ग्रेन आपकी इस तरह की होगी। क्या ये ग्रेन रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी यहाँ पर स्टील? क्या ये स्टील यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी? क्या ये स्टील यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी? नॉर्मल फोर्स रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा जो इसका इस मटेरियल का रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर है वो अराउंड एंड अराउंड 1000 के आसपास है। ठीक है, अराउंड एंड अराउंड 1000 के आसपास है। आपने इसको और अच्छे से दबाया, और फोर्स दिया, अब देखो ध्यान से समझना, ये जो चीज है ये पहले से क्या हो चुकी है, अब यहां से, अब ये वाला प्रोसेस और समझो, ये पहले से क्या हो चुकी है, इलोंगेटेड। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है, एग्जांपल, अब ध्यान से समझना इस चीज को, इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि इस वाली ग्रेन का था, ये रिक्रिस्टलाइज हुआ क्या? ये रिक्रिस्टलाइज हुआ क्या? नहीं। आपने इसको फिर से रोल कराया, क्या इसकी ग्रेन्स चेंज हो रखी है? अभी नहीं, ग्रेन्स अभी वैसी की वैसी हैं, मतलब इलोंगेटेड है, जबकि ग्रेन्स वैसी की वैसी हैं इलोंगेटेड। ठीक है, अब आपने इसको फिर से क्या कराया, रोल कराया। इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड था ना, क्या इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होगा? नहीं। बस ये चीज मुझे फील करानी है आपको, बस ये सारी चीजें। ठीक है, यहाँ पर ये इसका 1000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होगा, क्योंकि अब ये इलोंगेट हो चुकी है, इसमें कोल्ड वर्किंग की परसेंटेज क्या हो गई है, और ज्यादा। कोल्ड वर्किंग की परसेंटेज इसमें क्या है, और ज्यादा। जितनी ज्यादा कोल्ड वर्किंग की परसेंटेज करोगे, आरएक्स क्या होगा, उतना कम या उतना ज्यादा? बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। आरएक्स होगा उतना ही कम, जितना कोल्ड वर्किंग ज्यादा करोगे आरएक्स उतना ही कम। क्यों? इसको लास्टली यहां से फील कर लो। ठीक है, लास्टली यहां से फील कर लो कि मैं इसको अराउंड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके चल रहा हूँ, है ना, 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर। एग्जांपल समझ रहे हो ना, ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर है एग्जांपल के तौर पर। इसी चीज को मैं यहाँ लेके आया, फिर मैंने रूम टेम्परेचर 300 कर दिया, और उस 300 के आसपास ये एग्जांपल लिया है मैंने ना, 500 कुछ भी ले लो आप। ये जो चीज है, मैंने इसे कोल्ड वर्किंग कराया, जब मैं इसे कोल्ड वर्किंग कराया, ठीक है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये मैंने एट वर्ड्स मान लिया एग्जांपल में, तो क्या हुआ कि ये और इलोंगेट होंगी, बिल्कुल होंगी, ऐसे ये और इलोंगेट हो गई, और इलोंगेट कर दो। ठीक है, बट अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस कोल्ड वर्किंग के बेसिस पर इतनी इलोंगेटेड जब ये हो चुकी थी यहां से, तो इस कोल्ड वर्किंग के बेसिस पर इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मान लेते हैं कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। समझ रहे हो, इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर मान लेते हैं कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अब जब मैंने उसको फिर से रोलिंग के थ्रू निकाला, तो अब ये चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी या नहीं? अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड मैंने रूम का टेम्परेचर रख रखा है तो हो जाएगी। क्लियर है ना, अब समझ में आ रहा है? तो यहाँ जो ये प्रोसेस होगा, इसके बाद में क्या होगा, ये चीजें किस में कन्वर्ट होंगी, ये जो हमारे पास फाइनल आउटकम आया ऐसे आया मान लीजिए, तो ये जो ग्रेन्स हैं, ये ग्रेन्स कैसी हो गई होंगी, ये ग्रेन्स, अभी इसमें स्ट्रेस दिख रहा है ना, इसमें स्ट्रेस दिख रहा है, तो अभी ये स्ट्रेस फुल है ना, ये स्ट्रेस फुल है। तो वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जिस पर ग्रेन्स आपकी चेंज होके अपने आप को स्ट्रेस फ्री बना लेती हैं, वही टेम्परेचर हमारा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर है। तो यहाँ पर क्या करना चाहेंगे, वो यहाँ से तोड़ना चाहेंगे अपने आप को। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ 300 के आसपास है, तो यहाँ पर उसने तोड़ दिया, तो फाइनली हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बन के आ गया, ऐसा। बात समझ में आ रही है या नहीं? ठीक है, ये हमारी ग्रेन्स कैसी बन के आ गई, ऐसी। अभी यहां पर भी कॉम्प्लिकेसी है, अभी एक वर्ड बोलूंगा उसको अपने माइंड में रखना। ठीक है, ये मैंने क्या बोला, 300 रूम टेम्परेचर भी है, 300 इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर भी है। रूम टेम्परेचर अगर मैं यहां पर 800 कर दूं, और इस मटेरियल का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना था इस कोल्ड वर्किंग के बाद में, 300। मैंने पहले बोला, उसको समझ में आ भी रहा है या नहीं जो मैं बोल रहा हूँ? ये मैंने कोल्ड वर्क किया, उसके बाद इसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कम हो जाएगा 1000 से, तो ये वाली जो चीज है वो 300 पर रिक्रिस्टलाइज हो जाती। मैंने रूम टेम्परेचर अगर 300 दिया तो ठीक है, रिक्रिस्टलाइज हो गया। मैंने अगर रूम टेम्परेचर दिया कितना, 800 एग्जाम्पल के तौर पर, ये हो तो 300 पर जाएगा ना रिक्रिस्टलाइज, मैंने दे रखा है 800। अब क्या होगा, ठीक है, हॉट वर्किंग है बिल्कुल, वो 800 पर हॉट वर्किंग हो रही है, ठीक है, बट अब क्या होगा, जो मैं एक वर्ड बोलना चाह रहा हूँ अभी, अब क्या होगा, ये जो ब्रेक हुई ना, ऐसे जो ग्रेन्स ब्रेक हुई, अपने आप को स्ट्रेस फ्री बना दिया,
अब इसमें एक वर्ड हो रह जाता है, वो अगर टेम्परेचर रेंज बहुत ज्यादा है उसके पास, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर ऊपर बहुत ज्यादा आपने दे रखा है टेम्परेचर, तो अब क्या होती है, अब होती है ग्रेन ग्रोथ। ये मटेरियल की अपनी टेंडेंसी है कि वो अपने छोटे से ग्रेन्स में नहीं रुकेगा। मेरी बात को समझो यहीं से, ये वाली चीज ना अभी थोड़ा सा माइंड में डाल के और साइड कर देना। मैं जो यहाँ पर बता रहा हूँ, आपने अगर इसका टेम्परेचर इसके आसपास नहीं रखा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर के, रूम का टेम्परेचर, तो इसमें ये वाली चीज तो होगी, बट अगर इसमें बहुत ज्यादा आपने टेम्परेचर रख दिया रूम टेम्परेचर का, जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन से बहुत ज्यादा ऊपर है, तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, ग्रेन ग्रोथ। और ग्रेन ग्रोथ कैसे होता है, ये छोटी छोटी ग्रेन्स बन के आ रही है ना, ये आपस में फिर से जुड़ती हैं और क्या बना लेती हैं, मोटी मोटी ग्रेन्स। समझ में आ रही है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ग्रेन ग्रोथ। ठीक है, ग्रेन ग्रोथ। बात क्लियर है? बट ये चीज हमेशा किस में होगी, जब ग्रेन ग्रोथ करोगे, ये चीज हमेशा किस में होगी, हॉट वर्किंग में। आपका टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर उससे ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो ग्रेन ग्रोथ होगा ये किस में हो रहा है, हॉट वर्किंग में। या फिर ये ग्रेन ग्रोथ किस में होता है, अनिलिंग में। अभी वो अनिलिंग जो वर्ड है ना, वो भी छुपा हुआ है, उसको भी बात करूंगा आराम से। ठीक है, थोड़ा रफली बताता चल रहा हूँ सारी चीजों को। ठीक है, चलो, ठीक 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 ठीक, यहाँ तक समझ में आया? ऑनलाइन प्लीज बता दो भाई, थोड़ा समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है लगता है जरा, चलो तो हम थे यहाँ पर। ठीक है, अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज आराम से पढ़ते हैं। पहले आपके माइंड में मैं यही चीजें फिट कर देता हूँ थोड़ी सी। ठीक है, चलो भाई, अब कोल्ड वर्किंग का थोड़ा माइंड में फिट हो गया। ठीक है, कोल्ड वर्किंग क्या है, अगर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से कम है तो वो हमारी हमेशा कोल्ड वर्किंग कहलाएगी। जब से मेरे क्रिस्टल्स चेंज होना शुरू कर रहे हैं, जब से मेरी ग्रेन्स चेंज होना शुरू कर रही हैं, इलोंगेट नहीं, चेंज होना, जब से चेंज होना शुरू कर रही हैं, तो क्या वो मेरी अब कोल्ड वर्किंग रह गई? नहीं, वहां से अब क्या स्टार्ट हो जाती है, हॉट वर्किंग। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे नीचे की क्या कहलाती है, कोल्ड वर्किंग। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर ऊपर क्या कहलाती है, हॉट वर्किंग। और आपको मैंने वो रेंज भी बता दी कि ये रेंज आपकी ऐसी नहीं होती कि एग्जैक्टली वो टेम्परेचर हो ना। ठीक है, वो 0.4 TM से 0.6 TM तक का बीच में वार्म वर्किंग कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो, अच्छी बात है। तो अब जरा हॉट वर्किंग से थोड़ा सा और क्लियर कर लो। ये हमारी रोलिंग जो है, ये किसका एग्जांपल लेके चल रही है अभी, हॉट रोलिंग का। ये जो फिगर है इसमें क्या दिख रहा है आपको, हॉट रोलिंग। तो यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए स्टील है एग्जांपल के तौर पर, ये क्या है, स्टील है, और यहाँ इस स्टील का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कितना है, मान लेते हैं 750, क्योंकि ये वर्कड है पहले से, थोड़ा बहुत हमने ऐसा मान लिया कि इस वर्कड का जो टेम्परेचर है वो मान लेते हैं 750 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिक्रिस्टलाइज ये हो जाता है। ठीक है, इस 750 पर इस स्टील में आपने क्या किया, इसे हॉट वर्किंग बोला कि आप इसे हॉट वर्किंग करा रहे हैं। तो हॉट वर्किंग के लिए आप इसको टेम्परेचर को कितना रखोगे, 750 से ऊपर। चलो आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मुझे सत्यम जी कंफ्यूज लग रहे हैं, तो 1000 ले लो। ठीक है, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आपने इसका टेम्परेचर जो लिया वो कितना ले लिया, 1200। किसका, जो आप रोलिंग से पहले दे रहे हो, मटेरियल जो आप रोलिंग से पहले दे रहे हो, मतलब जो पेरेंट मटेरियल है आपके पास, उसको आपने कितना टेम्परेचर दे रखा है, 1200। ठीक है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो मटेरियल था ये आपने इसके थ्रू भेजा। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, ये क्या है, मेरी स्टार्टिंग स्ट्रक्चर हॉट मेटल है, मेल्टेड नहीं है, 1539 नहीं है, मेल्टेड नहीं है, ये क्या है, हॉट मेटल है, हॉट रेड हॉट कंडीशन है इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये यहां से गया, तो ग्रेन्स क्या होंगी यहाँ पर, धीरे 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 चेंज होंगी, चेंज होंगी, चेंज होंगी, चेंज होंगी, और लास्ट में क्या होंगी, इलोंगेट। अब जरा ध्यान से समझना, इसमें क्योंकि टेम्परेचर क्या है, ज्यादा, इसमें टेम्परेचर है ज्यादा, ये कोई कोल्ड वर्किंग वाली कहानी नहीं चल रही है। यहां पर इलोंगेट तो हो ही रही हैं, बट वो इलोंगेशन के बाद में क्या करती जा रही हैं, अपने आप को रिक्रिस्टलाइज। समझ रहे हो ना? क्योंकि हम जो कोल्ड वर्किंग हमने समझा, उस कोल्ड वर्किंग में क्या था, आपने उनको रिक्रिस्टलाइज करवाते हुए देखा नहीं, देखा जब तक आप टेम्परेचर बढ़ाते नहीं। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो रिक्रिस्टलाइज होगा वो, और हमें रिक्रिस्टलाइज चाहिए नहीं, क्योंकि वो फिर हमारी क्या बन के आ गई, हॉट वर्किंग। कोल्ड वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन होगा कभी नहीं, कोल्ड वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन कभी नहीं होगा, हमेशा क्या होगी, एलोंगेटेड ग्रेन्स, बस ये है कोल्ड वर्किंग। अभी अनिलिंग नहीं, कोल्ड वर्किंग।
ठीक है, अनिलिंग अभी इसके बाद में आती है कोल्ड वर्किंग की, अभी मैं बताऊंगा, पहले हॉट वर्किंग और कर लो थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जब ये आपके पास थोड़ी मोटी मोटी ग्रेन्स थी, इन मोटी मोटी ग्रेन्स में, थोड़ा इस वाले फिगर इससे ले लेते हैं, ये जो आपके पास मोटी मोटी ग्रेन्स हैं, ये मोटी मोटी ग्रेन्स जब इससे पास हो रही हैं तो क्या बनती जा रही हैं, ये थोड़ी थोड़ी इलोंगेटेड। ये क्या बनती जा रही है, थोड़ी थोड़ी इलोंगेटेड। बट ये जो इलोंगेटेड है, क्या ये हमेशा इलोंगेटेड ही रहेंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है इसका, 1200, जो कि इसके रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर से ज्यादा है, जो कि इस वाले मटेरियल के रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर से ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑटोमेटिकली जब ये आगे की तरफ जो आपके पास पैटर्न है वो आगे की तरफ जब बढ़ रहा होगा तो आपको क्या दिखेगा, क्या दिखेगा टाइम के साथ इसमें, क्या आपको फील होगा टाइम के साथ इसमें, क्या फील होगा कि ये जो इलोंगेटेड आगे की तरफ जा रही थी वो अब अपनी आधे आधे में टूट रही है। ऐसे फील होगा या नहीं होगा? भाई ये पार्ट आप पीछे से अंदर की तरफ भेजते जा रहे हो ना, तो ये पार्ट अब यहाँ पहुंच गया, तो ये पार्ट जब यहाँ पहुंचा तो इसको टाइम मिला, तो टाइम के साथ में इसने क्या किया, अपने आप को रिक्रिस्टलाइज क्यों किया भाई? क्योंकि ये टेम्परेचर क्या है, रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर से ज्यादा। बात थोड़ा सा फील हुआ या नहीं, समझ में आया कुछ? कि रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर में से ऊपर अगर हमारा मटेरियल ही दिया जाए तो उसमें क्या होगा, सारे प्रोसेस खुद ही हो जाएंगे। आपको टेम्परेचर बढ़ाना या घटाना नहीं है, वो सारे प्रोसेस एक बार में खत्म हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर रखा है, आपने 1400 कर रखा है, तो अब यहाँ पर ये चीजें फाइनली क्या करेंगी अपने आप को, ये चीजें फाइनली क्या कर जाएंगी अपने आप, ग्रेन ग्रोथ। बहुत बढ़िया, ये चीजें अब किस में चली जाएंगी, ग्रेन ग्रोथ में। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि ये जो चीज है ना, स्टार्टिंग वाला पॉइंट भी यही मानो, और इसी को आगे बढ़ाते जाओ, इसी को आगे बढ़ाते जाओ, तो इसके साथ क्या क्या हो रहा है ना इन एटम्स के साथ, वो समझ में आता जाएगा। इन एटम्स के साथ क्या क्या हो रहा है वो समझ में आता जा रहा है कि आप जब इसे आगे की तरफ निकाल के लेके जा रहे हो तो ये इलोंगेट हुए पहले, उसके बाद क्योंकि ये 1200 डिग्री सेंटीग्रेड है जो कि रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर ज्यादा है, इस वजह से इसमें क्या होगा, आपका रिक्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजों में टूटेंगी, स्ट्रेस फ्री बनेंगी, तो ये क्या है, स्ट्रेस फ्री कंडीशन है। और अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, इसका 1200 से भी ज्यादा हो, 1400 हो, तो इसमें आ जाएगा ग्रेन ग्रोथ। तो ग्रेन ग्रोथ आना मैंडेटरी है हॉट वर्किंग में? नहीं। अगर आपने इसको 1200 के आसपास रखा है तो बस क्या बनेगा आपका, ये चीज। और आगे भी क्या होगा, अब आगे ग्रेन ग्रोथ नहीं मिलेगा, अब आगे भी क्या होगा, बस यही चीज छोटी छोटी ऐसे ही मिलेगी, और उसके बाद ये ठंडी हो जाएगी और ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, इसको हमने बोला हॉट रोलिंग, मतलब हॉट वर्किंग। हॉट रोलिंग कोई एक तो प्रोसेस लेके चलना था, तो मैं रोलिंग का प्रोसेस लेके चला। इस रोलिंग के प्रोसेस में मैंने क्या समझा, हॉट वर्किंग को। ये है हॉट वर्किंग, वो क्या थी, कोल्ड वर्किंग। बात क्लियर है? आप इसको ऐसे तो नहीं समझ गए हो, क्योंकि मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, कहाँ गया वो फिगर जो मैंने बनाया था अभी। कोल्ड वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग? कोल्ड वर्किंग में रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग ना? एकदम माइंड में क्लियर है ना? ये टेम्परेचर जब तक आपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर नहीं दिया तब तक ये रिक्रिस्टलाइजेशन कभी नहीं होगा। समझ रहे हो? कोल्ड वर्किंग में हमेशा क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इलोंगेटेड ग्रेन्स होती हैं बस। ये जो चीज है, ये प्रोसेस क्या है, कोल्ड वर्किंग। ये प्रोसेस क्या है, हॉट वर्किंग। मैंने आपको यहीं पर एग्जांपल ले लिया था ना कि 300 इसका था, मैंने रूम टेम्परेचर 300 ही रख दिया, इसका मतलब ये क्या है, मेरी हॉट वर्किंग। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? मैंने समझाया था उस चीज को आगे की तरफ, ठीक है, कि वो हॉट कोल्ड वर्किंग से हॉट वर्किंग में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो, चीजों को कैसे लेके जा रहे हो। ठीक है, गुड। तो यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, इन दोनों चीजों को एकदम मान लो, एकदम सेट हो गया है माइंड में। कोल्ड वर्किंग क्या है समझ में आ गई, हॉट वर्किंग क्या है समझ में आ गई। अच्छा, अभी एडवांटेज डिसएडवांटेज पर पहुंचने वाले हैं। पहले ये और बता दूं कि जो मेरी कोल्ड वर्किंग है उसमें मुझे एलोंगेटेड ग्रेन्स मिल गई, जो मेरी कोल्ड वर्किंग है उसमें मुझे एलोंगेटेड ग्रेन्स मिल गई। हॉट वर्किंग में क्या मिला, फाइन ग्रेन्स। फाइन ग्रेन्स फाइनली जो है वो क्रिस्टल्स हमारा रिक्रिस्टलाइज हो गया, ये यहाँ पर बड़ी बड़ी ग्रेन्स थी, यहाँ छोटी छोटी ग्रेन्स मिल गई, स्ट्रेस फ्री, स्ट्रेस फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, मिल गई। तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया, छोड़ो छोड़ो उस चीज को, है कि नहीं? बात क्लियर हो गई यहाँ तक? बट कोल्ड वर्किंग में हम फंस गए। कोल्ड वर्किंग में हम कैसे फंसे, क्योंकि कोल्ड वर्किंग में हमारे पास क्या मिला, हमें स्ट्रेस्ड। बिल्कुल, कोल्ड वर्किंग में हमें क्या मिला, बहुत ज्यादा पतला हो गया। ठीक है, कोल्ड वर्किंग में हमें ये मिली स्ट्रेस्ड, ऐसे इलोंगेटेड, ये मिली हमें इलोंगेटेड ग्रेन्स। तो
अब भाई ऐसा तो है नहीं कि हर मटेरियल को हम हॉट वर्किंग के बाद ही यूज करें, नहीं, मटेरियल को कोल्ड वर्किंग के बाद भी यूज करना पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे हमारे ब्रिटल मटेरियल्स, ठीक है, जो हाई टेम्परेचर पर ब्रेक हो जाते हैं, तो उनका हॉट वर्किंग नहीं हो सकता, उनका कोल्ड वर्किंग होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं, ब्रिटल क्या डक्टाइल भी होते हैं, जो हाई टेम्परेचर पर अपने आप को जल्दी से खराब कर देते हैं, जल्दी से उसमें ब्रेकिंग आ जाती है। तो उस सेंस में क्या होगा, ये सेंस ज्यादातर ब्रिटल मटेरियल्स के साथ होता है, इसीलिए उनको क्या करना पड़ता है, कोल्ड वर्क, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल के क्या, हमेशा ब्रिटल मटेरियल को क्या करोगे, हमेशा क्या कास्ट ही करोगे, उसको हम फॉर्म भी तो कर सकते हैं, कर सकते हैं, ब्रिटल मटेरियल को हम फॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट किस सेंस में करते हैं, वो सारी चीजें हमारी किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, प्रेशर आप कैसा लगा रहे हो, प्रेशर आप कैसा लगा रहे हो, क्योंकि ब्रिटल मटेरियल में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी होती है ब्रिटल में नहीं, इसलिए आप प्लास्टिसिटी, और ये प्रोसेस क्या है, प्लास्टिसिटी का, ठीक है, इसलिए उसे हमें क्या करके चलाना होता है, फुल्ली कंप्रेस, जिससे कि उसके वॉइड्स उसे क्रैक ना कर दें, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, चलो ठीक है। तो अभी क्या करना है, ये जो पार्ट है ये हमारे पास क्या बन के आ गया, फाइनली जो हमारे पास पार्ट आया इसका ही ये कन्वर्जन हो गया, ऐसा बन के आया। इसको आप क्या करोगे, अब ये प्रॉपर्टी हमें डिजायर्ड नहीं है, कैसे प्रॉपर्टी डिजायर्ड नहीं है, हमें इसको और ज्यादा इलोंगेट करना है। अब थोड़ा मेरी बात को समझना, मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक, मेरे पास ये स्पेसिमेन था ऐसे, ये स्पेसिमेन था, इससे मुझे क्या बनाना है, इससे मुझे इतना बड़ा सा प्लेट बनाना है, समझ रहे हो, ये स्पेसिमेन है, इससे मुझे इतना बड़ा प्लेट बनाना है। आपने जब उसे एक बार ऐसे बनाया, कोल्ड रोलिंग कर रहे हो, कोल्ड रोलिंग, हॉट नहीं, कोल्ड रोलिंग कर रहे हो, यहाँ पर ये रोलर लगे हुए हैं, ऐसे लगा दो, कोल्ड रोलिंग कर रहे हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये वाली चीज इतनी लेंथ के बाद में इतनी इलोंगेट हो गई, क्या ये और ज्यादा इलोंगेट हो सकती है, नहीं, क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिटिंग वैल्यू के बाद अगर आप इस मटेरियल को और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा पतला करके और उसे खींचना चाह रहे हो, तो क्या होगा कि ये यहां से ब्रेक होंगी, अब समझ रहे हो कहां से, यहां से, अपनी ग्रेन बाउंड्री से, और ग्रेन बाउंड्री से अगर ब्रेक हो गई तो वो सीधा ब्रेकिंग है, वो हमारी ब्रेकिंग हो रही है ना, वो हमारा फेलियर है, ठीक है। वो हमारा ये नहीं है कि हम, ठीक है कि ये ग्रेन ग्रोथ कर रही है या फिर यहाँ पर ये नई ग्रेन बन रही है, ये नई ग्रेन नहीं बन रही, ये टूट रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही क्या है, ग्रेन्स की ग्रेन बाउंड्री, ये क्या है, ये जो मैंने येलो येलो दिखा रखे हैं सब ग्रेन बाउंड्री तो है, अगर ये यहीं से ब्रेक हो जाए तो खत्म, ठीक है। और ये कब ब्रेक होगी, यहाँ से, जब ये अपना इलोंगेशन कंप्लीटली पूरा कर लेगी, कि इससे ज्यादा इलोंगेट ये नहीं हो सकती, बात क्लियर हो रही है। अगर ये इससे ज्यादा इलोंगेट नहीं हो सकती, मैंने वही कंडीशन मान लीजिए यहाँ पर ले रखी है कि इससे ज्यादा इलोंगेट नहीं हो सकती, तो अब बताइए आपको चाहिए था इतना बड़ा, ये आपको प्लेट कितनी बड़ी चाहिए थी, इतनी बड़ी, और इससे कितना निकल के आया, अभी सिर्फ इतना, तो आपको तो इतना बड़ा बनाना है ना ये, आपने अब क्या किया, क्या इस पार्ट को जो इलोंगेटेड हो चुका है, अब ये वाला मान लेते हैं, ये इलोंगेटेड पार्ट अब ये आ गया आपके पास, ये इलोंगेटेड पार्ट अब ये आ गया आपके पास, है ना, ये इलोंगेटेड पार्ट ये आ गया आपके पास, आपको क्या करना है, इसको अभी इसको फाइनली आपको इस शेप में लेके जाना है, किसमें, इसमें, क्या करोगे, ठीक है, क्या करोगे, और करना कोल्ड रोलिंग ही, करना कोल्ड रोलिंग है, हॉट रोलिंग नहीं करना, तो करना करना कोल्ड रोलिंग है, तो क्या करोगे, कोल्ड रोलिंग तभी कर पाओगे जब आपकी ये जो एलोंगेशन वाली स्ट्रेस्ड कंडीशन है वो आपके पास ना हो। आप इस बॉडी को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो कोल्ड रोलिंग से भी, है ना। अब मैं बोल रहा हूँ रोलिंग रोलिंग बार बार, क्योंकि प्रोसेस रोलिंग का लेके चल रहा हूँ, कोल्ड रोलिंग से भी कर सकते हैं, बट उस कोल्ड रोलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा, इनको छोटे छोटे ग्रेन्स में डिवाइड करना होगा, जिससे कि स्ट्रेस फ्री बन जाए। अब वो स्ट्रेस फ्री कंडीशन तो हमारी हॉट रोलिंग में आती है, और मैं कह रहा हूँ कोल्ड रोलिंग ही करनी है। तो यहाँ पर प्रोसेस होता है कौन सा, अनीलिंग, यहाँ पर प्रोसेस होता है कौन सा, अनीलिंग। इस अनीलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जो कोल्ड वर्क्ड मटेरियल है मेरा, उस कोल्ड वर्क्ड मटेरियल को आप क्या करते हो, हीट कराते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक, ठीक है, अनीलिंग, जो कि मटेरियल साइंस में कल पढ़ना था हमें। अब उसमें हमें फोर्स के बारे में नहीं सोचना, हमें उसे क्या करना है, सिंपली हीट कराना है, ठीक है। उसको हीट कराने के बाद अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसे हीट कराने के बाद फिर स्लोली फर्नेस कूलिंग करानी है। क्या करनी है, फर्नेस कूलिंग। अगर हम उसे फर्नेस कूलिंग कराएंगे अब, तो फर्नेस कूलिंग के बाद में क्या होगा कि ये जो ग्रेन्स हैं वो कैसी कन्वर्ट हो जाएंगी, ये स्ट्रेस फ्री, मतलब अपने आप को ये न्यू ग्रेन्स में, छोटी छोटी ग्रेन्स में कन्वर्ट
करेंगी, ये अपने आप को छोटी छोटी ग्रेन्स में कन्वर्ट करेंगी ऐसे, ये ऐसे। बात क्लियर हो रही है? ठीक, ये चीज यहां तक समझ में आ गई? अच्छा, मैंने अभी क्या बोल दिया? अगर मटेरियल साइंस आपने कल पढ़ा था, मैंने अभी क्या बोला? टेम्परेचर हम कहां तक ले गए? अगर ये स्टील का ही है तो 723 के ऊपर, याद आ रही है कुछ? 723 के अगर हम ऊपर लेके गए तो टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा दे दिया आपने, है कि नहीं? 723 के ऊपर लेके गए, टेम्परेचर ज्यादा दे दिया। ये क्या बन के चल रहा है अब? ये क्या बन के चल रहा है? आपकी ग्रेन्स हमारी छोटी छोटी हो रही हैं, ये इसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जाना। अनिलिंग एक प्रोसेस है जो कि मैंने अभी छोड़ दिया है हीट ट्रीटमेंट के चक्कर में, ठीक है? तो वो वाला जो प्रोसेस है, इसी अनिलिंग प्रोसेस में आपने क्या किया, उसको 723 के ऊपर, इसे रीक्रिस्टलाइन टेम्परेचर मत मानना प्लीज, ये रीक्रिस्टलाइन टेम्परेचर नहीं है। ये चीज क्या हो रही है? सिर्फ और सिर्फ इस ग्रेन्स को क्या कर रही है? छोटा करने की कोशिश कर रही है, ठीक है? तो रिक्रिस्टलाइजेशन नहीं है, ये क्या है? सिर्फ अनिलिंग, इसको स्ट्रेस फ्री कर रहा है बस, ठीक है? तो अनिलिंग प्रोसेस में क्या हुआ कि ये वाली जो चीज है, ये वाली जब स्ट्रेस फ्री हुई, क्योंकि टेम्परेचर काफी हाई है, उसे आप ठंडा करते जा रहे हो, उसे आप ठंडा करते जा रहे हो। टेम्परेचर तो बहुत हाई है, कहां तक लेके आना है? 25 डिग्री, मतलब रूम टेम्परेचर पर, ठीक है? रूम टेम्परेचर पर लेके आना, 700 से लेके आए हो, क्या होगा? ये छोटी छोटी तो हो गई, ठीक है? ये छोटी छोटी हो गई। अब उसके बाद क्या होगा इसमें? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या चांसेस हैं कि जब 25 और 700 का गैप देखोगे तो 25-700 का गैप काफी सारा है, ठीक है? तो इसमें क्या होती है? ग्रेन ग्रोथ के चांसेस। इसमें क्या होते हैं? ग्रेन ग्रोथ के चांसेस। अब जरा सोचना, अगर ये ग्रेन ग्रोथ हो गई इसकी, अब जरा सोचो ये क्या है? स्ट्रेस फ्री। ये स्ट्रेस फ्री, क्योंकि यही स्ट्रेस फ्री हो गया, बस ये तो ग्रोथ हुई है, ये तो ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ होगी, ठीक है? यही वो मटेरियल है जो कि ये डायमेंशन का था, सेम डायमेंशन का मटेरियल, जिसके अंदर अब ग्रेन कितनी होगी? ये बड़ी बड़ी ग्रेन। अब सोचो जरा, इसको क्या ऐसा फिर से नहीं लेके जा सकते? रोलिंग में आ सकते हैं। और अब ये देखो, ये वाला तो ग्रेन ग्रोथ ज्यादा हो चुकी है, मतलब ये तो ग्रेन ज्यादा बड़ी बड़ी है, तो ऑब्वियस है कि क्या होंगी? और ज्यादा एलोंगेट हो सकती है, और ज्यादा एलोंगेट हो सकती है। तो इसे फिर से हमने क्या किया? रोल किया। इसको फिर से रोल करने के बाद आपको क्या मिलेगा? इसका और एलोंगेटेड पार्ट। ऐसे ग्रेन्स क्या होंगे? और एलोंगेटेड, ठीक है? अब क्या है, हमें अगर इतना ही चाहिए तो ठीक, और अगर हमें इससे भी ज्यादा इसे एलोंगेट करना है तो फिर से यही प्रोसेस फिर से करो अनिलिंग का। तो अनिलिंग हमें बार बार करनी पड़ती है जब हम वायर्स बनाते हैं। जब वायर बनते हैं ना वायर, तो वायर ऐसे ही नहीं बन जाते। जब वायर ड्राइंग करते हैं ना, तो वायर ड्राइंग करते हुए हमें बार बार अनिलिंग प्रोसेस करना पड़ता है। प्लेट्स बनाते हुए बार बार अनिलिंग करना पड़ता है, अगर हम कोल्ड वर्किंग में काम कर रहे हैं, ठीक है? अब इसका मतलब ये नहीं होता कि हॉट वर्किंग में भी हमेशा ही कंटिन्यूएशन में चलता रहता है, ऐसे नहीं होता। क्योंकि पर्टिकुलर जो साइज है वो मैटर करता है। उसमें आपको लेंथ कितनी लेके जानी है वो भी तो डिपेंड करेगा ना आपके उसके साइज से, बीच में से अगर टूट गई तो, है कि नहीं? तो ऐसा नहीं है कि बस आपने हॉट वर्किंग कर रखा है और उसे बस निकालते जा रहे हो निकालते हो, ऐसे भी नहीं है, ठीक है? आपको साइज तो लेके ही चलना पड़ेगा, कितना आपको रिड्यूस कराना है उसका, ठीक है? तो ये चीज है। अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कि जो हमारी हॉट वर्किंग सॉरी कोल्ड वर्किंग होती है, कोल्ड वर्किंग में ये जो स्ट्रेस्ड ग्रेन आ जाती हैं, और आपको अगर आउटकम ऐसा चाहिए होता है तो आपको क्या कराना होता है? फिर से अनिलिंग। अगर ऐसा आउटकम नहीं चाहिए तो अनिलिंग भूल जाओ, छोड़ो। बात समझ में आ रही है ना? इतने ही आउटकम से काम चल रहा है तो अनिलिंग क्यों करवाना है? बस हटाओ इसे। प्लेट बस इतनी ही साइज की चाहिए, ठीक है, अनिलिंग करवाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? क्योंकि ऐसी चीजों का भी काफी फायदा लगता है हमेशा। ये अभी देखो, अभी एक चीज और आ गई है यहाँ पर, एक क्वेश्चन और आया कि ये जो है इसकी प्रॉपर्टी अच्छी या फिर इसकी प्रॉपर्टी अच्छी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इसकी प्रॉपर्टी अच्छी, सेम डायमेंशन की है ना ये वाली चीज और ये वाली चीज, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी है, इसकी प्रॉपर्टी अच्छी, ठीक है? अभी ये प्रॉपर्टीज में हमें धीरे धीरे जाना है। किसी की हार्डनेस ज्यादा है, किसकी सॉफ्टनेस ज्यादा है, किसी की टफनेस ज्यादा है, ठीक है? अभी इन चीजों में आराम से जाएंगे। मैं क्वेश्चन जो है ना वो चीजें आपके माइंड में रखो, अपने माइंड में, कि अगर हम अनिलिंग ना करें और अगर हमें यही डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो हम उसे ऐसा रखेंगे या उसे अनिल्ड करके फिर यूज करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? आपने डिजायर्ड आउटपुट तो इतने डायमेंशन का बना लिया, ठीक है, बट क्या उसे अनिलिंग करने के बाद यूज करोगे या फिर ऐसे ही यूज करना है? तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है? चलो अभी धीरे धीरे आएंगे इन चीजों पर, ठीक है? फिर से तो अब उम्मीद है आपको दो चीजें क्लियर हो गई हैं, एक तो कोल्ड वर्किंग क्या है और एक हॉट वर्किंग क्या है, ठीक है? समझ में आ गया? चलो अब मैं थोड़ा सा आपको क्या कर दूं, इमेजेस दिखा दूं, ठीक है? अब थोड़ी सी हम इमेजेस देख लेते हैं। दिस इज द अनिलिंग, ये क्या है? मेरी अनिलिंग की इमेजेस, ठीक है? अनिलिंग किस में हो रहा है पहले ये बताओ? अनिलिंग किस में हो रहा है? कोल्ड में, ठीक है? तो अनिलिंग किस में? कोल्ड वर्क्ड है। कोल्ड वर्क्ड है मतलब ये वाली कैसी ग्रेन्स हैं? इलोंगेटेड। ये ग्रेन्स कैसी हैं? इलोंगेटेड, ठीक है? इलोंगेटेड है। क्या हुआ? अनिलिंग के टाइम पर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें छोटी छोटी ग्रेन्स बनेंगी स्ट्रेस फ्री करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ था, इफेक्ट ऑफ अनिलिंग टेम्परेचर ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ कोल्ड वर्क्ड मेटल्स। सबसे पहला क्या है, कोल्ड वर्क्ड, कोल्ड वर्क मतलब इलोंगेटेड ग्रेन्स, है ना, कोल्ड वर्क। सेकंड क्या है, आफ्टर रिकवरी, ये जो चीज दिख रही है वो क्या दिख रही है, ग्रेन्स हमारी रिकवर कर रही हैं, मतलब स्ट्रेस फ्री बनने की कोशिश कर रही हैं, छोटी छोटी ग्रेन्स क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर रिकवरी। सेकंड, आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन, बन के आ गया पूरा नया। ये क्या है, रिकवरी करने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर रिक्रिस्टलाइजेशन कंप्लीटली हो गया, ये रिक्रिस्टलाइजेशन हुआ। बट क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा पहुंच जाता है एनेलिंग में, तो अब इसका क्या होगा, ग्रेन ग्रोथ। लास्ट में क्या होगा आपका, ग्रेन ग्रोथ। दिख रहा है ग्रेन ग्रोथ, यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है। बट ये किसका है, माइंड में चीजें पहले क्लियर रखो। ये जो फिगर बन रहा है ये किसका है, ये कोल्ड वर्किंग के बाद में यूज करने वाली चीज है ना। अगर हमें जरूरत है इसकी, तो अगर हमें और अच्छे से बड़ी सी मतलब ज्यादा लेंथी प्लेट बनानी है, तो क्योंकि आपको फिर से उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि डक्टिलिटी क्या हो जाती है कोल्ड वर्किंग में, कम। ठीक है, अभी ये चीजें भी समझाऊंगा, टेंशन ना लो, उसकी भी फिर से लेके चलूंगा डक्टिलिटी वगैरह को। अभी क्या है, ये वाली जो चीज है ये कोल्ड वर्किंग के बाद में है, अगर हमें यूज करनी है तब की कंडीशन है। जबकि हॉट वर्किंग में कौन सा वाला फिगर माइंड में याद रहेगा हमेशा, हॉट वर्किंग में ये वाला फिगर हमेशा माइंड में रखना, जो मैंने यहां समझाया था, कहां गया, ये रहा, ये हॉट वर्किंग का है। इसमें आपको फिर से अनिलिंग की जरूरत है क्या, मतलब ही नहीं, कि खुद ही रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर का है, तो इसमें खुद ही क्या हो रहा है, छोटी छोटी ग्रेन्स बन रही है। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा दोगे तो ग्रेन ग्रोथ भी हो जाएगी, है ना। और देखो डाया भी कम हो गया, मतलब जो विथ है ये भी कम हो गई, ठीक है। तो आपके पास आउटकम ये मिल रहा है, ग्रेन ग्रोथ करवा दो हाई टेम्परेचर देके, बन के आ गया, उसे फिर से निकाल लो, फिर से दे दो, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये है हॉट वर्किंग, वो है कोल्ड वर्किंग, क्लियर हो गया। चलो, तो अब हम छोटी सी एक, सॉरी, अब हम छोटी सी एक वीडियो और क्लियर कर लेते हैं, वीडियो से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये कल देखो, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कल आपको दिखाई थी ना, मैंने उस दिन दिखाई थी आपको, याद होगा, 18 मिनट की वीडियो थी ये, जो सैटरडे या संडे को दिखाई थी, 31 तारीख को। तो इसमें सब कुछ था, ये कल वाली चीज थी, आयरन जो फेराइट वगैरह है ना, ऐसे ही इसमें आप यहाँ देखना, जो मैंने अभी समझा है ना, वो यहाँ से आप थोड़ा सा टाइम देना और सोचना इसे। थोड़ी लाइट ऑन कर लो यार। अच्छा, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं थोड़ा। ये ग्रेन ग्रोथ भी है यहाँ पर, बट ठीक है, रहने दो अभी इसे। ये कहाँ गया भाई, ये एल्यूमिनियम का है ना, ठीक है। आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं। ये और दिखाना चाह रहा था, ये है एल्यूमिनियम का, ठीक है। ये इसके ग्रेन्स हैं स्टार्टिंग में, जो आपके माइंड में होनी चाहिए, ये नॉर्मली इसकी ग्रेन्स हो गई, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, रोलिंग करेंगे, कोल्ड रोलिंग, ठीक है। ये नॉर्मल ग्रेन्स हो गई इसकी, ठीक है। अभी मैं लेके चला यहाँ पर, इसे कोल्ड रोल करवा दो, ठीक है। यहाँ से ये एल्यूमिनियम जा रहा है, कोल्ड रोलिंग है, दिख रहा है सब। अभी अभी ठाकुर साहब इसकी बात करते हैं लास्ट में, है ना, पहले ये वीडियो देख लेते हैं थोड़ा।
दिस इज बिफोर कोल्ड वर्किंग, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये वही है जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया, ठीक है, सेम साइज है, सब कुछ सेम सा दिख रहा है, ये बिफोर कोल्ड वर्किंग है, ठीक है। ऑब्वियस है हर चीज इलोंगेटेड रहती है, वो प्लेट जब बनाई थी तो थोड़ी बहुत इलोंगेट तो हुई है वो, ठीक है। अब इसी को हम कोल्ड वर्क कराएंगे, ये पीस रख दिया, ठीक है, कराया कोल्ड वर्क। आवाज थोड़ी तेज कर दूं, आजा भाई, ओ आया था, अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए। So we'll reduce the gap between the rollers. और ज्यादा लेंथी बनाने के लिए, ठीक है। Right. Let's see what that's done to the grain structure. बस ये चीज दिख रहा है थोड़ा फोटो, ये फोटो दिख रहा है, ये वही पार्ट मतलब इसी का ये वाला सेम स्ट्रक्चर है, ये आफ्टर कोल्ड वर्किंग है। ग्रेन्स कैसी हो गई, पहले थी सिमिलर साइज की, अब कैसी हो गई देखो, इलोंगेटेड दिख रहा है मुझे वहां पर साफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गई है, इलोंगेटेड, ठीक है। प्रॉपर्टीज की अभी आराम से बातें करेंगे, पहले वो थोड़ा माइंड में सेट कर लो। Can you see the difference? We seem to have changed the shape of the grains. They've become elongated. We can get a better idea of what's happened in a diagram. First, we'll look at the grain structure of the metal before it's deformed. ठीक है, यूनिफॉर्म टाइप Here, का, the grains are normal. But as the metal is squashed between the rollers, you can see how the grains become elongated and distorted in the direction of rolling. अब इसे और खींचोगे यार डायरेक्टली तो फिर तो टूटना ही है, Grain ठीक है। structure that results from cold working is accompanied by a change in the mechanical properties of the metal. Its hardness and tensile strength increases while the ductility decreases. अभी बात करेंगे उसकी, पहले यहाँ पर अब After cold working a metal, it's usually heated to a sufficiently high temperature. ठीक है, ये क्या है, अनिलिंग हो रहा है। Let's see what effect heating has on the distorted grain structure. अब ये जो चीज मैं वहां समझा रहा था वो चीजें अनिलिंग के, Nothing happens until the temperature reaches about 350 degrees centigrade. पहली बात ये जो मटेरियल है ये एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का अपना एक क्रिस्टल टेम्परेचर है जो कि उसके मेल्टिंग पॉइंट का कम 0.5 के आसपास। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, 700-800 होता है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का होता है वो 2700 वेल्डिंग में पड़ाता है ना, 2700 के आसपास, ठीक है। ये जो है आपका, ये जो 700-800 है उसका 0.5 करोगे तो वो आ जाएगा 400 के आसपास, बस वही, ठीक है। तो इसे स्टील मत समझ लेना, ठीक है। Now at the grain boundaries, new grains बढ़ाना है। These grow rapidly until a new, undistorted grain structure completely replaces the old, distorted one. We call this process recrystallization. Now let's see what effect this has had on the mechanical properties of the aluminium. Hardness, for example. ठीक है, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लो। Here we're measuring the resistance to indentation of a piece of cold worked aluminium. How does this compare with the size of the dent produced in a piece of recrystallized aluminium? समझ में आया कुछ? So recrystallize. ये समझ में आया? ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा वाला है? रिक्रिस्टलाइज्ड, मतलब कोल्ड वर्किंग के बाद रिक्रिस्टलाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? अनिलिंग की हेल्प से। तो ये अनिल्ड पार्ट है और ये हमारा वो पार्ट है जो कि डायरेक्टली हमने बस क्या कहते हैं कोल्ड वर्क किया और निकाल लिया, ठीक है। उसको अगर हमने देखा तो वो क्या है, हार्डर ज्यादा है, जबकि ये हार्डर कम हो गया है। तो हमारी हार्डनेस अगर ज्यादा बढ़ गई, अगर हमें डिजायर्ड हार्डनेस ज्यादा है तो इसको यूज करो, अगर डिजायर्ड हार्डनेस कम है तो उसको यूज करो, फिर अनिलिंग करो उसको। क्लियर हो गया? चलो, ये हार्डनेस कैसे दिखती है अभी वो भी समझा दूंगा। And what about the tensile strength? First, the cold worked aluminium. डायरेक्टली कोल्ड वर्क्ड है ये वाला। That needed a force of about 7 newtons to pull it apart. Now for a recrystallization. ये वाली चीज कौन सी वाली थी? ये थी टेंसाइल स्ट्रेंथ, याद है ना, सिग्मा यूटी,
ठीक है, तो सिग्मा यूटी सोम में भी हमने पढ़ा था, तो ये है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये रिक्रिस्टलाइज वाला पार्ट है जो अब The यूज किया force जा is going to be much less this time. The ठीक है। tensile strength has decreased. If we put the broken bits back together again, we find the recrystallized piece stretched the most. So we've also restored the ductility. ठीक है, क्या हुआ, डक्टिलिटी आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन, डक्टिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है, परसेंटेज एलोंगेशन। परसेंटेज एलोंगेशन कौन से वाले में ज्यादा दिख रहा है, इस वाले में, जो रिक्रिस्टलाइज्ड पार्ट है। परसेंटेज एलोंगेशन इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, कम। बात क्लियर है? ये पहले ही टूट गया, जबकि ये वाली चीज अभी और अच्छे से लेंदी हुई तब जाके टूटी। बात क्लियर है ना? ठीक, गुड। However, the resulting properties depend on the temperature at which recrystallization is carried out. If the temperature becomes too high, some of the grains will grow at the expense of their neighbors. समझ में आ रहा है? ये वाला जो प्रोसेस हो रहा है, अगर आपने रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर दे दिया ओवन का, ठीक है, जिसमें आपने एल्यूमिनियम को रखा है रिक्रिस्टलाइज होने के लिए, अनिल करने के लिए, ठीक है, उसका अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर दे दिया, तो ये जो क्रिस्टलाइज आपके पास आई थी, रिक्रिस्टलाइज जो ग्रेन्स आई थी, वो फिर से क्या करेंगी, ग्रोथ कर जाएंगी। जब वो ग्रोथ कर जाएंगी तो क्या इफेक्ट होंगे, अब बड़ी बड़ी ग्रेन्स मिल रही हैं आपको, ठीक है। This can give rise to properties which are highly undesirable for most engineering applications. क्योंकि कोर्स ग्रेन्स बनेंगी, कोर्स मतलब बड़ी बड़ी सी ग्रेन्स बनेंगी, ठीक है। चलो यहाँ से अभी स्टील का स्टार्ट हो गया है, ठीक है, तो समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। तो अब उम्मीद है आपको थोड़ा हॉट वर्किंग एंड कोल्ड वर्किंग क्लियर हो गया है, ठीक है। हॉट वर्किंग क्या है, कोल्ड वर्किंग क्या है, कैसे कैसे क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, कैसे कैसे फिर से रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, कहाँ पर हमें रिक्रिस्टलाइजेशन करवाना है और कहाँ हमें जरूरत ना हो तो फिर नहीं करवाना है, ठीक है। अभी हार्डनेस के बारे में थोड़ा समझना है, जैसे मैंने आपकी उस वाले फिगर में बोला भी था कि हार्डनेस को मैं अलग से भी दिखा दूंगा। ये कोल्ड वर्किंग वाले में दिखा देता हूँ थोड़ा सा, कहाँ गया ये वाला है ना, इस अनिलिंग के बाद थोड़ा दिखा देता हूँ, ये वाला ऐसे। अगर ये मेरा क्या है, ये कोल्ड वर्क्ड है ना, ये वाली चीज एलोंगेटेड है, मतलब कोल्ड वर्क्ड, इसकी हार्डनेस ज्यादा होगी या कम होगी एज कंपेयर टू रिक्रिस्टलाइज्ड। अगर इसे मैंने अनिल्ड के आफ्टर अनिलिंग, आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन ऐसे बोल दूं या अनिलिंग बोल दूं, रिक्रिस्टलाइजेशन क्या हो रहा है, हाँ हाँ हाँ, वो सिर्फ टेम्परेचर के साथ चीज है। नहीं नहीं नहीं, ये कोल्ड वर्किंग के लिए ही यूज कर रहे हो आप, उसकी स्ट्रेस फ्री करवाने के लिए। आप इसको समझो कि ये वाली जो चीज है ना, इसका आपने स्ट्रेस फ्री करवाने के लिए जो अनिलिंग प्रोसेस किया है, दिस इज द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हो आप, इसके ग्रेन्स को सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस फ्री करवा रहे हो। ये हमारा वो कार्बन परसेंटेज वाला हिसाब नहीं है अभी, ठीक है, जो हमने अभी कल वाली क्लास में समझा कि जो कार्बन परसेंटेज है उनके हिसाब से बीसीसी से एफसीसी कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, बीसीसी एफसीसी कन्वर्ट हो रहा है। अभी अनिलिंग हमारा उस पर नहीं हो रहा 723 पर, वो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर होता है। एफसीसी पहुंच गए, एफसीसी पहुंच गए, उसके ऊपर अनिलिंग, जैसे मैंने कल बोला भी था ना, एक होता है फुल अनिलिंग, एक होता है आपका स्फेरोडाइज अनिलिंग, एक होता है प्रोसेस अनिलिंग। फुल अनिलिंग अगर करोगे तो फुल अनिलिंग होता है अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से, कल वाला ये वाला एक ग्राफ याद है ना, इसमें अपर क्रिटिकल ये वाला होता है, ये 723 का था। एक सेकेंड, इसे हटा देते हैं। ये जो हमने कल बनाया था, ये वाला फिगर ऐसे, ये वाला, ठीक है, सॉरी नीचे से लेके आओ इसे, ऐसे वाला, ये 910 था, ठीक है, ये ऐसे जा रहा था, ये फिर ऐसे आ रहा था, याद आ रहा है, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, ये इसे बोलते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। इससे, इस रेंज से 50 डिग्री ऊपर होता है फुल अनिलिंग। जो हमारा ये स्फेरोडाइज अनिलिंग होता है, ये होता है यहाँ पर, और जो हमारा प्रोसेस अनिलिंग होता है वो होता है यहाँ पर। मैंने इसीलिए बोला था कि अनिलिंग को हम, मतलब हीट ट्रीटमेंट को हम अभी लास्ट में समझेंगे। तो बट ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये अनिलिंग है कि आप किस मटेरियल को कितना लेके जाना चाह रहे हो, कितना लेके जाना चाह रहे हो। तो अनिलिंग का मतलब क्या हो गया, रिक्रिस्टलाइजेशन आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि एफसीसी से बीसीसी कन्वर्ट होना हमारे लिए जरूरी है ना। हाँ हाँ, फोर्स होना जरूरी होता है, हाँ बिल्कुल, फोर्स होना जरूरी होता है उस पर्टिकुलर के लिए,
फिर से गड़बड़ कर गए आप अनुज जी, फिर से गड़बड़ कर गए। इसके अंदर फोर्स है, आप यहां थोड़ा गलती कर रहे हो। इसके अंदर फोर्स है तभी तो ये एलोंगेट हुआ है ना, उसके बेसिस पर रिक्रिस्टलाइजेशन कितना। ये जो फिगर मैंने सबसे शुरू में कहां लिया था, आई थिंक यहाँ, जो ये सबसे शुरू में मैंने बोला था, आपको अगर थोड़ा याद हो कि यहाँ अगर ये एलोंगेटेड हो गई, यहाँ फोर्स हमने ज्यादा लगाया, यहाँ फोर्स कम लगाया, इसी मटेरियल का, सेम मटेरियल है दोनों सेम मटेरियल, इस पर अगर फोर्स कम लगाएंगे तो इसमें रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर हमें ज्यादा, रिक्रिस्टलाइज टेम्परेचर क्या मिलेगा, ज्यादा ज्यादा ऊपर मिलेगा जाके, है ना। ये तब जाके यहाँ से अपने आप को ब्रेक करके नहीं बनाएंगी, जबकि ये वाली चीज क्या होगी, कम टेम्परेचर पर ही रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी, कम टेम्परेचर पर ही। ये कॉन्सेप्ट था, वो फोर्स आपने पहले दे दिया इनमें, ऐसे नहीं कि फोर्स गायब है, फोर्स दे दिया, ठीक है, ये चीज थी वो। क्लियर, चलो तो ये वाली चीज हो गई। अभी कहाँ गए भाई, हाँ हम थे यहाँ, ये वाली चीज है। अभी देखो, आपने कोल्ड वर्किंग समझ लिया, हॉट वर्किंग समझ लिया, ठीक है। अब जो कोल्ड वर्किंग की एडवांटेज है वो थोड़ी समझो। अच्छा, मैं आपको हार्डनेस और समझा रहा था, आपने एकदम तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे थोड़ा सा याद रहे। ये अगर मैं कोल्ड वर्किंग की बात करता हूं तो ये क्या है, इलोंगेटेड, इसे बोलो इलोंगेटेड, ये इलोंगेटेड है। इसी में अगर मैं रिक्रिस्टलाइज की बात कर लूं तो रिक्रिस्टलाइज कैसे होगा, ऐसे छोटे छोटे मान लो, ऐसे करके, ये ऐसे। अब बताइए जरा, अगर ये चीज ऐसी दिख रही है आपको, ऐसी कि इसके जो ग्रेन्स हैं वो छोटे छोटे हैं, जबकि इसके ग्रेन्स कैसे हैं, एलोंगेटेड है। हार्डनेस, हार्डनेस कैसे बढ़ेगी, किसकी ज्यादा होगी, हार्डनेस क्या होता है, हार्डनेस होता है आपका इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या ये ग्रेन्स आने देंगी, है ना, ये ग्रेन्स आने देंगी नहीं, क्योंकि ये एलोंगेटेड है। तो ग्रेन्स में इंडेंटेशन क्या होगा, सिर्फ इतने में आएगा, यहाँ आएगा, मतलब जहां पर वीक पोर्शन होगा। जबकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो वीक पोर्शन तुरंत आ रहा है, तुरंत आ रहा है, तुरंत आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है, ग्रेन्स तो वैसे ही बहुत छोटी है ना, ठीक है। तो यहाँ वीक पोर्शन तुरंत आ रहा है, जबकि इसमें वीक पोर्शन तुरंत नहीं आ रहा। ये काफी एरिया को कवर कर रही है सरफेस से ही, है ना। इसका मतलब क्या होगा, इसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, इसकी हार्डनेस कम होगी। हार्डनेस कम होने का मतलब इंडेंटेशन इजीली आ रहा है उसमें, बात क्लियर है। और ये चीज हमने वहां पर देखी हुई थी, ठीक है। डक्टिलिटी, इसकी डक्टिलिटी कम है, क्यों, क्योंकि अब इसके बाद इसे और कितना खींचोगे, ये तो टूट जाएगी, ठीक है। जबकि इसको अब फिर से खींच सकते हो, मतलब फिर से रोल करा सकते हो, है ना, फिर से रोलिंग करा सकते हो, फिर से प्लेट की फॉर्म में और ज्यादा ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये सेंस था हमारा प्रॉपर्टीज का। चलो अभी एडवांटेज पढ़ लेते हैं। कोल्ड वर्किंग ने हमें क्या क्या दिया, कोल्ड वर्किंग में, गलती मत करना, फिर से गड़बड़ मत करना, कोल्ड वर्किंग के बाद में अनिलिंग नहीं कर रहे, सिर्फ कोल्ड वर्किंग ने क्या दिया, ठीक है। कोल्ड वर्किंग ने क्या दिया, बेटर एक्यूरेसी, बिल्कुल, क्योंकि एक्यूरेसी क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हॉट वर्किंग है उसमें क्या है, टेम्परेचर होता है हाई, जबकि कोल्ड वर्किंग में टेम्परेचर है कम। अगर टेम्परेचर कम होगा तो क्या स्केलिंग आएगी, मतलब ऑक्सीडेशन करेगा मटेरियल, नहीं। हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से तुरंत स्केलिंग करता है, एक्यूरेसी गड़बड़ कर देगी, ठीक है। तो बेटर एक्यूरेसी किसमें मिलेगी, जब टेम्परेचर कम होगा। टॉलरेंसेस किसमें मिलेंगी अच्छी, जब टेम्परेचर कम होगा। बात थोड़ी सी क्लियर हो रही है। अगर हाई टेम्परेचर रखोगे हॉट वर्किंग में, ये चीज क्या होगी, डिसएडवांटेज, वहां पर क्लोज टॉलरेंस नहीं मिलेगी और ये बेटर एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। क्यों, क्योंकि हाई टेम्परेचर है, वहां की जो ऊपर वाली सर्फेसेस हैं वो क्या बना चुकी होंगी, ऑक्साइड्स लेयर बना चुकी होंगी या नहीं, है ना। इसका मतलब हॉट वर्किंग में ये नुकसान मिलेगा आपको, ठीक है, जबकि कोल्ड वर्किंग में ये नुकसान नहीं मिलेगा। पहली चीज क्लियर हो गई, समझ में आया कुछ। चलो नेक्स्ट, बेटर सरफेस फिनिश क्यों मिलेगी, फिर से वही रीजन, ऑक्सीडेशन का। सरफेस फिनिश का मीनिंग क्या हुआ, सरफेस की स्मूथनेस। जब कोल्ड वर्किंग कर रहे हो तो सारे के सारे कैसे हो रहे हैं, जो मटेरियल्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, इलोंगेटेड, सीधा सीधा इलोंगेटेड। सरफेस फिनिश कैसी है, स्मूथ। जबकि हॉट वर्किंग में क्या है, आप कहोगे सर रोलर तो वहां पर भी लगे हुए हैं, तो फिर वो स्मूथ क्यों नहीं हो रहे, वो इसीलिए नहीं हो रहे क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पर है। वो फिर से क्या करेंगे, उसके ऊपर स्केलिंग का फॉर्मेशन, स्केलिंग बनाएंगे। स्केलिंग समझ रहे हो ना, जो ऑक्सीडेशन की लेयर्स बन के आ रही हैं वो स्केल्स बना रहे हैं, इस वजह से दिक्कत हो जाएगी फिर से सरफेस फिनिश में भी, ठीक है, क्योंकि हाई टेम्परेचर है वो, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया। नेक्स्ट है स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, ठीक है। अभी मैंने हार्डनेस तो समझा दिया, ठीक है। यही हार्डनेस का हम ये वर्ड यूज करते हैं, स्ट्रेन हार्डनिंग। जैसे कि आपको थोड़ा सा सौम्य अगर याद हो
तो ये वाला प्रोसेस था ऐसे करके, ये इसे हमने क्या बोला था, स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो हमें ये बताती है कि आफ्टर यील्डिंग और आफ्टर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब जब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चले जाते हैं, तो इन प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इफ वी इंक्रीज द स्ट्रेस तो हमारी हार्डनेस भी बढ़े। अगर हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो हमारी हार्डनेस भी बढ़े। अगर मटेरियल की ये प्रॉपर्टी शो होती है तो मटेरियल क्या कहलाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। उसमें स्ट्रेन हार्डनिंग हम एग्जिस्ट होती है। अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, अगर हम स्ट्रेस को बढ़ाएं और हमारी हार्डनेस भी बढ़ जाए तो मटेरियल क्या है मेरा, स्ट्रेन हार्डन, वो स्ट्रेन हार्डनिंग शो करेगा। ठीक है, अब इसमें सोचो जरा, मैंने जब इसको खींचा या फिर रोल किया, रोल करना थोड़ा इजी होता है माइंड में, रोल किया तो वो चीज क्या होगी, प्लेट की फॉर्म में निकली। इसका मतलब क्या हुआ, इलोंगेट हुआ तो हार्डनेस बढ़ रही है। और क्या स्ट्रेस नहीं बढ़ रही, स्ट्रेस ही बढ़ रही है। फोर्स जितना ज्यादा लगा रहे हो स्ट्रेस उतनी तो बढ़ रही है। ठीक है, रोलिंग में समझाऊंगा कौन कौन सी स्ट्रेसेस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो चीज है, जब स्ट्रेस बढ़ रही है तो मेरी हार्डनेस बढ़ रही है, तो हार्डनेस बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेन हार्डनिंग इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। जैसे जैसे मेरी हार्डनेस बढ़ रही है और स्ट्रेंथ बढ़ रही है, वो मेरी क्या दिखा रही है, स्ट्रेन हार्डनिंग। जितना 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 ज्यादा स्ट्रेन हार्डनिंग होगा मटेरियल के अंदर जितनी स्ट्रेन हार्डनिंग की प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी समझ रहे हो ना मैंने क्या कहा, कि मटेरियल की ये जो चीज है ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये मटेरियल खुद से डिसाइड करता है। स्टील क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल है। उसमें अगर मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा तो हार्डनेस उसकी बढ़ती है। ठीक है, ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, उसके अपने स्ट्रक्चर के ऊपर, कि वो स्ट्रेस बढ़ने पर परमानेंट डिफॉर्मेशन में हार्डनेस को बढ़ाता है। अगर बढ़ाता है तो ये वाली चीज क्या है, स्ट्रेन हार्डनिंग है उसमें। और स्ट्रेन हार्डनिंग अगर है तो वो क्या कर रही है, इंक्रीजेस स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। क्लियर है? ठीक है, समझ में आ रहा है? ये चीज हमारी क्या है, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट, grain flow during deformation can cause desirable directional property in the product। ठीक है, अगर आपको चाहिए क्या, हार्डनेस ज्यादा, तो आपने क्या किया, ग्रेन कैसे जा रही है, ऐसे इलोंगेट होती हुई, आपको क्या करनी थी, हार्डनेस को बढ़ाना था। मटेरियल आपके पास मान लीजिए ये था, मैंने कहा नहीं यार इससे काम नहीं चलेगा, इसकी हार्डनेस को बढ़ाना है, तो क्या करो, कोल्ड रोलिंग करा दो। ये बात समझ में आ रही है? इसकी हार्डनेस से काम नहीं चल रहा, आप क्या करोगे, कोल्ड रोलिंग करवा दो। ठीक है, अगर आपके पास है इतना स्पेस कि आप इस चीज को छोटा कर सकते हो तो आप इसको क्या करा दो, कोल्ड रोलिंग। इसकी हार्डनेस बढ़ गई, ग्रेन हमारी अपने हिसाब से डिजायर्ड शेप में आ गई, हार्डनेस बढ़ गई, यही हमारा डिजायरेबल आउटकम है इसके लिए। ठीक है, बात समझ में आ रही? ग्रेन फ्लो ड्यूरिंग डिफॉर्मेशन कैन कॉज डिजायरेबल डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इन द प्रोडक्ट, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, हाँ नुकसान भी तो है, जैसे डक्टिलिटी, बट डक्टिलिटी वहां पर रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी होनी चाहिए, हार्डनेस की। ठीक है, तो डिपेंड करता है जो प्रॉपर्टी उसके बेसिस पर। ठीक है, नेक्स्ट, नो हीटिंग ऑफ द वर्क रिक्वायर्ड। ठीक है, लेस टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड। भाई हीटिंग तो जरूरत ही नहीं है, रूम टेम्परेचर पर क्या हो रहा है, कोल्ड वर्किंग। ठीक है, बात क्लियर है? ये हमारी क्या हुई, एडवांटेजेस। नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेजेस। मैंने कहा ना दोनों चीजों की अपनी अपनी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, डिसएडवांटेज, इक्विपमेंट क्या है, बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा फोर्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक कोल्ड मतलब एक पहले से जो ठंडा मटेरियल पड़ा हुआ है उसके ग्रेन को, वो भी मेटल के ग्रेन को आप क्या कर रहे हो, मशीन की हेल्प से डिस्टोर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मशीन की हेल्प से। तो ऑब्वियसली फोर्स आपको बहुत लगानी पड़ेगी। आपने एनर्जी का यूज नहीं किया, हीटिंग वाली एनर्जी का यूज कर लेते तो बढ़िया थे ना, नहीं किया आपने, आप सीधा उसे फोर्स लगा रहे हो। इसका मतलब क्या कर रहे हो, यहाँ पर ज्यादा फोर्स देनी पड़ेगी कोल्ड वर्किंग एज कंपेयर टू हॉट वर्किंग। तो ये इसका यहाँ डिसएडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट, सरफेस ऑफ द स्टार्टिंग वर्कपीस मस्ट बी फ्री ऑफ द स्केल एंड डर्ट। अगर उसमें स्केल होगा तो क्या करेगा वो, उसमें एक लेयर बना देगा। पहले से ही क्या होना चाहिए, एकदम फ्री। क्योंकि अगर वो जरा सा भी, कहते हैं ना, अगर थोड़ा सा भी यहाँ से ऐसे आ रहा है और मटेरियल के ऊपर यहाँ पर क्या है, स्केल्स हैं ऐसे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे स्मूथली चिपक के ऐसे दिखेंगे, हो गया गड़बड़। ठीक है, तो पहले से ही मटेरियल कैसा होना चाहिए, आपका स्केल फ्री। ठीक है, बात क्लियर है? नेक्स्ट, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। डक्टिलिटी एंड स्ट्रेन हार्डनिंग लिमिट द अमाउंट ऑफ फॉर्मिंग दैट कैन बी डन। ये जो डक्टिलिटी वाला सेंस है, ठीक है, ये जो डक्टिलिटी वाला सेंस है एंड स्ट्रेन हार्डनिंग वाला सेंस है, वो क्या कर रहा है, वो इसकी मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन को रोक रहा है।
मैक्सिमम वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन समझ में आ रही है? वर्किंग जो मैंने बोला, वर्किंग का मतलब है आपको क्या डिजायर्ड है। वर्किंग का मतलब होता है आपको उस प्रोसेस से क्या डिजायर्ड है। मैंने किसका एग्जांपल लिया? रोलिंग का। रोलिंग से मुझे क्या डिजायर्ड है? प्लेट की फॉर्म बनाना, इसको विथ को कम करना, हाइट को कम करना और लेंथ को बढ़ाना, ये मेरी डिजायर्ड चीजें हैं, इसे हम बोलते हैं वर्किंग। आप ये चीज माइंड में डालो। आपने कहा हॉट वर्किंग, तो वर्किंग वर्ड का क्या मीनिंग है? वर्किंग, वर्किंग का मतलब है जो आपकी डिजायर्ड चीजें हैं वो हमारी क्या हो सकती है? हॉट रोलिंग हो सकती है, हॉट एक्सट्रूजन हो सकता है, हॉट फोर्जिंग हो सकती है, हॉट ड्राइंग हो सकती है। तो मैं यहाँ हॉट वर्किंग में क्या लेके चल रहा हूँ? रोलिंग। तो रोलिंग में आपकी डिजायर्ड क्या है कि आपके पास इतने से ज्यादा मिलना चाहिए, बट नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वहां पर क्या चीज प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है? क्योंकि ये कोल्ड वर्किंग है, तो इसकी डक्टिलिटी बहुत ज्यादा आप नहीं बना सकते, क्योंकि ये इलोंगेट इतना हो चुका है, इससे ज्यादा इलोंगेट होगा तो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? इसको लिमिट कर दिया। तो ये भी क्या है इसकी डिसएडवांटेज। अगर ये हॉट होता तो ये टेंशन नहीं थी, समझ रहे हो ना? ये ब्रेक नहीं होगा, ये थोड़ा सा और ज्यादा जाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि फुल्ली जाएगा, फ्लो नहीं होगा, मेटल वो नहीं है, ये मेल्ट स्टेट में नहीं है, फ्लो नहीं होगा, बट हाँ इससे तो ज्यादा जा सकता है ना। ठीक है, तो वो जो सेंस है वो इसने लिमिट कर दिया। किसने? कोल्ड वर्किंग ने। कोल्ड वर्किंग ने इस चीज को क्या कर दिया? लिमिट। डक्टिलिटी हमारी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, स्ट्रेन हार्डनिंग भी क्या हो गई हमारी? लिमिट टू अमाउंट द फॉर्मिंग दैट कैन बी डन। ये फॉर्मिंग ही तो है जो हमारे प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट, इन सम ऑपरेशंस मेटल मस्ट बी अनयील्ड टू अलाउ द फर्दर डिफॉर्मेशन। बात क्लियर हो रही है? तो अभी क्या है कि अगर मुझे डिफॉर्मेशन ज्यादा चाहिए था, मुझे प्लेट लंबी बनानी थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अनेलिंग। तो ये क्या है? इसकी डिसएडवांटेज तो है। क्यों? क्योंकि हमें फिर से एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है। बात क्लियर हो रही है ना? अनिलिंग अगर ना हो के हमें डायरेक्टली प्रॉपर्टी मिल जाती तो वो हमें नहीं मिली है, तो हमें अनिलिंग करवाना पड़ रहा है। करवाना पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ रहा है, तो ये क्या है? उसकी डिसएडवांटेज। बात क्लियर है? नेक्स्ट, सम मेटल्स आर सिंपली नॉट डक्टाइल इनफ टू बी कोल्ड वर्क्ड। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा ब्रिटल हैं और उनकी टेंडेंसी क्या है? उनकी टेंडेंसी क्या है? देखो, ब्रिटल का सेंस क्या होता है? ब्रिटल का सेंस हमेशा कांच मत सोचा करो। जैसे हम ब्रिटल सोचते हैं तो ब्रिटल का मतलब हमारे माइंड में जनरली कांच आ जाता है। ठीक है, ग्लास, तो ग्लास को मत सोचो। आप किसको सोचो? कास्ट आयरन। ठीक है, कास्ट आयरन, ग्रे कास्ट आयरन, डक्टाइल नोडुलर कास्ट आयरन, ये क्या है? नोडुलर कास्ट आयरन। क्या इसका फॉर्मिंग नहीं कर सकते? नोडुलर कास्ट आयरन, स्फेराइज कास्ट आयरन, इनके आप क्या कर सकते हो? फॉर्मिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी होती है। ठीक है, ये जो स्फेराइज नोडुलर ये कास्ट आयरन होते हैं, इनके अंदर डक्टिलिटी होती है। ठीक है, एक्चुअली ये वाले पार्ट ना मुझे आपको नहीं बताने हैं, क्यों? क्योंकि ये सी वाला मटेरियल साइंस का पार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वहां से स्किप हो रखा है। ठीक, तो अभी माइंड में जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देना कि कभी कभी भी ब्रिटल मटेरियल को एकदम से ही ग्लास मत समझा करो कि ग्लास है यहाँ पर सर, वो तो ग्लास तो कभी वो होगा ही नहीं, रोलिंग होगी नहीं। नहीं, आप किसी पर्टिकुलर मटेरियल की रोलिंग करा सकते हो, वो भी ब्रिटल भी हो तभी भी काम चलेगा, बट उसके अंदर थोड़ी बहुत डक्टिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो सम मेटल्स आर सिंपली नॉट डक्टाइल इनफ टू कोल्ड वर्क्ड। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस इसकी, तो उसके लिए हॉट वर्किंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर ये छोटा सा एक डायग्राम आप याद रख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सेंस मिल जाएगा। क्या ये है मेरे ओरिजिनल, ठीक है, और ये मेरा क्या है? कोल्ड वर्क। कोल्ड वर्क स्ट्रक्चर समझ रहे हो? इलोंगेटेड। ठीक है, आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन की बात नहीं होती है, अनिलिंग की बात नहीं होती है। जब आप कोल्ड वर्किंग की कहानी कर रहे हो, जब आपसे क्वेश्चन कोल्ड वर्किंग का पूछा जाएगा विदाउट एनी हिंट ऑफ द अनिलिंग, तो आप हमेशा किसके आंसर दोगे? कोल्ड वर्किंग। हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या समझोगे? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं सोचोगे। ठीक है, तो ये इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, तो आप जरा सोचो कि अगर आप इसको और ज्यादा इलोंगेट करते जा रहे हो तो डक्टिलिटी क्या होगी? कम होगी ना, डक्टिलिटी डिक्रीज होगी। इसकी और डक्टिलिटी कहाँ? नहीं बचेगी, नहीं बचेगी। ये और ज्यादा इलोंगेट कहाँ होगा? तो टूट जाएगा। ये इलोंगेट हो सकता है, हाँ, इसका मतलब इसकी डक्टिलिटी क्या है? ज्यादा। इसकी बीच में कहीं आएगा तो इसकी डक्टिलिटी और कम, इसकी डक्टिलिटी सबसे कम। दिख रहा है? इस वाले स्टेट की डक्टिलिटी सबसे कम है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो ऐसे ऐसे अगर हम कोल्ड वर्किंग बढ़ाएंगे, अमाउंट ऑफ कोल्ड वर्क बढ़ाएंगे, तो उसकी डक्टिलिटी क्या होगी? डिक्रीज। ये समझ में आ भी रहा है या नहीं? पता लगा? उस वाली कहानी पर चले जाओ जो हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, कैसे कि डक्टिलिटी का मीनिंग ऐसे लेके चल रहे हो। कहां से? इस पॉइंट से, कि डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ कि यहां से ये डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म हुआ, कितना डिफॉर्म हो रहा है, ऐसे नहीं लेके जाना। डक्टिलिटी का मीनिंग क्या हो रहा है कि इसका मीनिंग हमें उस पर्टिकुलर स्टेज के बेसिस पे सोचना है।
कि जब हमने उसको रोल्ड किया तो रोल्ड करते हुए जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो आगे डिफॉर्म हो सके, उसमें कितनी कैपेसिटी है कि वो और आगे डिफॉर्म हो सके। बात मेरी समझ में आ रही है? नहीं, ये तो डक्टाइल है, ये तो डक्टाइल है, ये तो यहां तक पहुंच सकता है, ये वाला ओरिजिनल वैल्यू मान लीजिए ये ओरिजिनल मेरे पास था, ये यहां तक डिफॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो आप इसे तो डक्टाइल बोलोगे ना। अच्छा, और ये यहां तक पहुंचा भी है ना, तो ऐसे नहीं है कि ये डक्टिलिटी हमारी अभी इतनी है ना, इसमें डक्टिलिटी तो यहां तक पहुंचा। अब मैं उसकी बात कर रहा हूं जो ये स्टेट है, जो ये स्टेट है उसकी डक्टिलिटी क्या है। अब कोई कोई स्टूडेंट ऐसे सोच लेता है ना इनको वर्डिंग वाइज कि सर इसकी डक्टिलिटी तो ज्यादा है, सोचो जरा इसकी डक्टिलिटी ज्यादा है क्योंकि सर ये एलोंगेट हो गया, ऐसे सोचते हो आप, है ना, तो ये ऐसे ऐसे नहीं सोचना है, इसकी डक्टिलिटी थी वो जिससे ये ऐसे बना, ये इसकी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? ये इसकी डक्टिलिटी थी जिससे ये ऐसे बना। आपने ये सोच लेते हो कि डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया, एलोंगेट, तो सर ये तो ज्यादा हो गया तो इसका मतलब ये एलोंगेटेड है, इसका मतलब ये डक्टाइल ज्यादा है, ऐसे नहीं है यहाँ पर बात है, ठीक है। वो सोम था जिसमें हमने चीजों को डक्टाइल को ऐसे सोचा था परसेंटेज एलोंगेशन, बट यहाँ चल रहा है हमारा ये फॉर्मिंग वाला सेंस। इसमें डक्टिलिटी क्या हो रही है, इस वाले पार्ट की डक्टिलिटी अच्छी है, बट जब हम इसको सोचते हैं फर्दर फॉर्मिंग के लिए, फर्दर फॉर्मिंग के लिए, तब क्या है, फंस गए हम। अब डक्टिलिटी इसकी क्या हो चुकी है, कम। तो ये स्टेट होती है जो ये वाला आंसर है। क्लियर? चलो ठीक है ना सभी को, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास इसमें स्ट्रेंथ, ऐसे ही स्ट्रेंथ, इसमें स्ट्रेंथ क्या है, कम, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, ज्यादा। इसमें स्ट्रेंथ ज्यादा क्यों, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई है रे, एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी कम है, इसके अंदर क्या है, एनर्जी स्टोर हो चुकी है। बात क्लियर हो रही है? अब आपने स्ट्रेसेस लगाई, वो स्टोर ही तो ही है इसके अंदर, डिफॉर्मेशन के अंदर, तो स्ट्रेस इसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हार्डनेस, इसके अंदर हार्डनेस क्या है, कम, अभी समझाया भी था थोड़ा सा उससे। इसके अंदर हार्डनेस क्या है, ज्यादा, क्योंकि ये सब इलोंगेटेड है तो हार्ड मतलब अपने अंदर इंडेंटेशन लाने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये स्टेट की हार्डनेस क्या होगी, ज्यादा। उम्मीद है समझ में आ गया ग्राफ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन कर लोगे ऐसे, ठीक है। चलो, तो ये हो गया हमारा कोल्ड वर्किंग एंड हॉट वर्किंग, सॉरी कोल्ड वर्किंग की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब चलते हैं हम हॉट वर्किंग की एडवांटेजेस पर। अब चलो हॉट वर्किंग की, यहां तक समझ में आ गया या नहीं? एक मिनट यार, 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, एक सेकंड रुको। ठाकुर साहब, सर अनिलिंग का टेम्परेचर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ज्यादा होगा, ये तो अभी मनोज जी का भी क्वेश्चन था तो मैंने मतलब कर लिया था इसे कवर, ठीक है। कश्यप जी, सर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिफरेंट होगा फॉर सेम मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्क, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर डिफरेंट होगा फॉर सेम मटेरियल आफ्टर कोल्ड वर्क। हाँ बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। जितनी ज्यादा कोल्ड वर्किंग की, जितनी ज्यादा कोल्ड वर्किंग आप मतलब कोल्ड वर्किंग आप उसमें कर रहे हो, उतना ही RX हमारा कम होता जाएगा। बट ये कहानी ना कश्यप जी, सिंपली बात है, ये अलग अलग स्टेट की हैं, मतलब ऐसे नहीं है कि एक साथ ही हमने सब कुछ कर लिया, मटेरियल वही है, बट उसकी अभी क्या है, अभी कोल्ड वर्किंग कम है तो रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर उसका ज्यादा है। अगर उसी को आपने कोल्ड वर्किंग को उसकी ज्यादा मतलब 2-3 बार पास दे दिया, उसे 2-3 बार पास दे दिया, तो अब वो कम टेम्परेचर पर ही रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा, कम टेम्परेचर पर ही। क्लियर है? ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा कम हो गया, जैसे मैंने अभी बोला ना 0.4 TM, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो हमारा 0.0005 TM आ जाएगा, ऐसे नहीं होगा, है ना, मतलब इसके आसपास ही रहेगा, बहुत ज्यादा भी कम नहीं होगा बट कम जरूर होगा, ठीक है। आफ्टर अनिलिंग क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा या डिक्रीज, टेम्परेचर सेम हो जाएगा या डिक्रीज, आफ्टर अनिलिंग क्या होगा, टेम्परेचर सेम हो जाएगा डिक्रीज। क्वेश्चन थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आफ्टर अनिलिंग, आफ्टर, एक सेकेंड, क्या कहना चाह रहे हो, आफ्टर अनिलिंग, आफ्टर अनिलिंग, पहले तो हमने अनिलिंग किसके लिए की, कोल्ड वर्क्ड मटेरियल के लिए, ठीक है, जिसका रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर हमारा क्या है, अभी ऊपर है, ठीक है, उसकी हमने कोल्ड वर्किंग की हुई है अभी, ठीक है। तो आफ्टर अनिलिंग टेम्परेचर सेम हो जाएगा या डिक्रीज, अच्छा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर आफ्टर अनिलिंग, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर सेम हो जाएगा या डिक्रीज। रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर इसमें जो कोल्ड वर्क था उसके ऊपर, ठीक है। अभी रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर जो है वो हमारा, अगर अगर हमने कोल्ड वर्किंग बहुत ज्यादा कर रखी है, सुन लो अभी, ठीक है कश्यप जी,
अगर हमने कोल्ड वर्किंग बहुत ज्यादा कर रखी है तो प्रोसेस अनिलिंग उसके लिए काफी है। बात को समझो, अगर हमने उस पर कोल्ड वर्किंग ज्यादा कर रखी है तो प्रोसेस अनिलिंग काफी है, क्योंकि इस प्रोसेस अनिलिंग से ही, मतलब ये जो टेम्परेचर रेंज होती है प्रोसेस अनिलिंग की, उसी से ही ये जो रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर है उसमें आ चुका है। समझ रहे हो? प्रोसेस अनिलिंग हमारी कम टेम्परेचर पर होती है, स्प्रोडाइज्ड अनिलिंग हमारी मिड यहाँ 723 के आसपास होती है, जबकि यहाँ ये फुल अनिलिंग हमारी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर होती है। अगर मैंने जो कोल्ड वर्किंग है वो ज्यादा कर दी, ठीक है, ये क्वेश्चन किसी और का तो नहीं है फिलहाल, ठीक है, क्लियर हो गया ना सभी को? अगर मैंने कोल्ड वर्किंग और ज्यादा कर दी तो अनिलिंग टेम्परेचर आपको बहुत ज्यादा की जरूरत पड़ेगी ना, फिर कम पर ही वो अनिल हो चुका होगा। ठीक है, हाई कोल्ड वर्किंग वर्किंग मींस लेस, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कश्यप जी, बिल्कुल हाई जो कोल्ड वर्किंग होगी वो लेस रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर देगी। ठीक है, जबकि जो एफसीसी बनाना होता है, मनोज जी यहाँ पर आपका क्वेश्चन, जबकि जो एफसीसी बनाना होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? आपके 723 के हिसाब पर, है ना, वो हमारे इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना कोल्ड वर्किंग उसके अंदर हो रखा है। ठीक है, क्लियर है कश्यप जी? क्लियर हुआ? जल्दी से बता दो, फिर हम थोड़ा और आगे चलें हॉट वर्किंग के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। हाँ हाँ, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज अगर ग्रेन साइज कम होगा ना, मैंने ग्रेन साइज कम होने के लिए नहीं बोला, वो चीज वो ये वाली है, वो चीज ये वाली है, फाइनर ग्रेन साइज है। एक होते हैं फाइनर, एक होते हैं कोर्स, एक होते हैं फाइनर, एक होते हैं कोर्स। कोर्स का मतलब होता है बड़े। ठीक है, जो कोर्स ग्रेन होते हैं ना, कोर्स ग्रेन, वो होते हैं लेंथ, मतलब बड़े ग्रेन, लार्जर इन साइज, और जो फाइनर ग्रेन होते हैं वो होते हैं स्मॉलर इन साइज। ठीक है, फाइनर ग्रेन, स्मॉलर इन साइज। अब जरा इनको खींचो, ये वाली चीज कितना एलोंगेट होगी? इतना। ये वाली चीज में आप जब फोर्स इतना ही लगाओगे जिससे इतना एलोंगेट हो जाए। समझना सागर जी मैं क्या कह रहा हूं? यहां पर इसको आप सब भी, अगर आपको उस लाइन में डाउट आ रहा है तो इनिशियल फाइनर ग्रेन्स जो होती हैं वो आरएक्स कम रखती हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, बस आपको बहुत लेट याद आया वो वाला पॉइंट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर क्या है, देखो अच्छी बात है आपने यहाँ पर याद तो किया। ये जो छोटी छोटी ग्रेन्स हैं, फाइनर ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी ग्रेन्स, छोटी छोटी ग्रेन्स हैं, इनको आपने सेम फोर्स दिया, सेम फोर्स, फोर्स का मतलब रोलर से सेम फोर्स दे रहे हो, कितना इलोंगेट हुआ? मैक्सिमम, अपना मैक्सिमम हो गया। उसी फोर्स से क्या मेरी कोर्सर ग्रेन्स फुल्ली इलोंगेट हो चुकी होंगी? उसी फोर्स से नहीं। उसका मतलब क्या हुआ? अभी ये चीज क्या है पहुंची है यहां तक, अब ये फुल्ली इलोंगेट तो हुई नहीं, अभी यहीं तक पहुंची है। उसी फोर्स की बात हो रही है, दोनों में फोर्स क्या है? सेम। अब जरा सोचो, यहां पर कम फोर्स पर ही मैक्सिमम एलोंगेशन हो गया, तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा? रिक्रिस्टलाइन टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा? जल्दी, कम पर भी पहुंच जाएगा, कम पर पहुंच जाएगा। जबकि इसमें आपको क्या करना है? अभी और फोर्स लगाओगे तब जाके आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, तब जाके रिक्रिस्टलाइज होगा। ठीक है, तो इसमें कोल्ड वर्किंग की टेंडेंसी ज्यादा है, आप ज्यादा कर सकते हो तब जाके आपका आरएक्स मिलेगा। आप कोल्ड वर्किंग मतलब फोर्स को ज्यादा लगाओगे तब जाके आपका आरएक्स मिलेगा। ठीक है, यहां पर अगर फोर्स दोनों में सेम लगा रहे हो तो इसका आरएक्स क्या है? बहुत ऊपर है, अभी इसका आरएक्स बहुत ऊपर है, जबकि सेम फोर्स पर है ना। एक चीज कांस्टेंट रखा करो जब भी कंपैरिजन करो, या तो फोर्स कांस्टेंट या टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। अभी हमने क्या 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 क्वेश्चन देखा, वहां पर देखा कि आरएक्स डिक्रीज, आरएक्स कम है, तो इसका मतलब फोर्स दोनों में क्या लगाओ? सेम। फोर्स दोनों में सेम लगाओ। अब सोचो आरएक्स किसका कम है? अगर फोर्स दोनों में सेम लगाएगी तो आरएक्स किसका कम होगा? फोर्स दोनों में सेम लगाओ, एक को रिक्रिस्टलाइज करवा दो, तो इस वाले को पहले होगा ना। अगर सेम फोर्स लगा रहे हैं और ये रिक्रिस्टलाइज हो रहा है तो उतने ही फोर्स पर ये रिक्रिस्टलाइज अभी नहीं होगा सेम टेम्परेचर पर, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेच हो रखा है। तो यहां पर क्या होगा कि इसको रिक्रिस्टलाइज करने के लिए हमें जो टेम्परेचर देना पड़ा वो अभी कम है एज कंपेयर टू दिस। तो ऑब्वियसली फाइनल ग्रेन्स क्या होंगी? आरएक्स को कम रखेंगी। क्लियर हुआ सागर जी? अभी डाउट? फाइनल ग्रेन्स ज्यादा स्ट्रेच इजीली हो रही हैं कम फोर्स पर, फाइनल ग्रेन्स कम फोर्स पर स्ट्रेच हो गई कंप्लीटली। जब वो स्ट्रेच हो जाती हैं कंप्लीटली, उसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं?
अगर उस टेम्परेचर पर हम लेके चल रहे हैं जिस पे हमारा ये क्रिस्टलाइजेशन बनना शुरू हो जाए, तो वो क्या होता है, रिक्रिस्टल टेम्परेचर। तो इसमें वो रिक्रिस्टल टेम्परेचर कम होगा एज कम्पेयर टू दिस। बात क्लियर है ना, इस पर ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी तब जाके इसका रिक्रिस्टल टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट और कोई क्वेश्चन। फाइनल ग्रेन्स की स्ट्रेंथ कम होती है ना सर? हाँ, फाइनल ग्रेन्स की स्ट्रेंथ कम होती है, कोर्सर ग्रेन्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, ठीक है। चलो भाई, कहाँ गए भाई, सुनो। एडवांटेज ऑफ द हॉट वर्किंग, प्लीज यहाँ देख लो अब एक बार। द पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड। हॉट वर्किंग में क्या है, हॉट वर्किंग में टेम्परेचर हाई है, काफी हाई है उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है, ग्रेन्स हमारी चेंज हो रही है भाई, और ग्रेन्स चेंज हो रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर काफी हाई है उस मटेरियल के लिए। जैसे कि हमने पढ़ा लेड एंड टिन, वो रूम टेम्परेचर से बिलो पर ही रिक्रिस्टलाइज हो रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब वो उनके रेस्पेक्ट में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बाद रेस्पेक्ट में बात करूं, स्टील के। तो स्टील के लिए अगर माइंड लेके चलोगे तो क्या करोगे, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर। जब उनके लिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर लेके चलोगे तो क्या होगा, एडवांटेज क्या है, द पोरोसिटी ऑफ द मेटल इज लार्जली एलिमिनेटेड। पोरोसिटी क्या होती है, पोरोसिटी कास्टिंग में पढ़ा था, ठीक है। जो हमारे छोटे छोटे गैसेस के जो होल्स हैं, ठीक है, जो एयर होल्स हमारे पास दिख रहे हैं, जो गैप्स दिख रहे हैं, वो हमारे सारे के सारे इससे क्या हो जाएंगे, कवर अप। क्यों, क्योंकि ये है हॉट वर्किंग, ये है हॉट वर्किंग। हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर है तो वो चीजें क्या होंगी, इजीली इधर उधर भागेंगी और क्या करेंगी, वो यूनिफॉर्म लेके आएंगी अपने आप को यूनिफॉर्म लेके आएंगी। बात समझ में आ रही है, एक जगह इकट्ठे नहीं होंगी। बात समझ में आ रही है, हर जगह क्या होंगी, वो यूनिफॉर्म लेके आएंगी, ठीक है। एक तो हो गया। नेक्स्ट देखो ये वाला, द ग्रेन स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल इज रिफाइंड। रिफाइंड हो रहा है, नहीं हो रहा, अरे रिफाइंड हुआ था, नहीं हुआ था। ग्रीन वाला फिगर याद आ रहा है ना, जब मैंने लास्ट में दिखाया था, छोटे छोटे बन के आ गए तो रिफाइंड हुआ, ठीक है। तो ये क्या है, विदाउट अनिलिंग ही रिफाइंड हो रहा है। कास्ट कोल्ड वर्किंग में विदाउट अनिलिंग रिफाइंड नहीं होता, ठीक है। तो ये इसका फायदा था जो हमने देखा भी था। द इम्प्योरिटीज लाइक स्लैग आर स्क्यूज्ड इनटू फाइबर्स, ठीक है। जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटी होंगी वो फाइबर्स के रूप में एंड डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी मेटल। ये उसी के लिए पॉसिबल है जब हमारे पास हाई टेम्परेचर हो, ठीक है, कि स्लैग हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए कैसे, हॉट एक फाइबर के रूप में। ये तभी तो होगा जब हॉट कंडीशन होगी। अगर हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है तो क्या होगा, वो चीज वो दिक्कत करेगी या नहीं करेगी। सोचो, अगर टेम्परेचर कम है तो रोलर की सरफेस भी खराब कर देगा वो, तो जो भी स्लैग ऊपर की तरफ चिपका हुआ होगा उस पे रोलर की सरफेस भी खराब करेगा या नहीं करेगा। हॉट है तो क्या होगा, तुरंत ही फ्लैट, खत्म, ठीक है, तुरंत ही फ्लैट, ठीक है। तो ये क्या है इसकी एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट, द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज टफनेस, percentage elongation, percentage reduction in area, resistance to shock, vibration and improved due to the वाइब्रेशन और इम्प्रूव ड्यू टू रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन्स। रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन्स से ही थोड़ा फील हो रहा होगा आपको कि अगर हॉट वर्किंग आप कर रहे हो तो मटेरियल इलोंगेट होना चाहिए था आफ्टर रोलिंग, वो नहीं रहा इलोंगेट। क्यों, क्योंकि उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो गया, वो अपने आप को रिफाइन कर चुका है। तो ये सारी चीजें फील हो रही हैं थोड़ी थोड़ी, ये सारी चीजें फील हो रही है कि सॉफ्टनेस बढ़ रही है, क्योंकि इलोंगेशन कम हो रही है तो सॉफ्टनेस बढ़ रही है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, टफनेस मतलब सॉफ्टनेस है ना। नेक्स्ट क्या हो रहा है, परसेंटेज इलोंगेशन बढ़ता जा रहा है, आप उसे और भी ज्यादा खींच सकते हो, ठीक है, आप उसे एज कंपेयर टू कोल्ड वर्किंग और भी ज्यादा खींच सकते हो। नेक्स्ट, परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया भी अच्छा बढ़ रहा है एंड द रेजिस्टेंस टू शॉक एंड वाइब्रेशन से बढ़े आर इंप्रूव ड्यू टू द रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन्स, ठीक है। ये हमारे माइंड में कभी भी हॉट रोलिंग में इलोंगेटेड ग्रेन्स नहीं आनी चाहिए। हमारे माइंड में क्या होना चाहिए, आफ्टर रोलिंग कैसी बननी चाहिए वो ग्रेन्स, आपकी छोटी छोटी ग्रेन्स। कैसे, क्योंकि वो रिक्रिस्टल टेम्परेचर इस ऊपर है, इस वजह से वो जो एलोंगेटेड ग्रेन्स है वो किस में टूट जाएंगी, छोटी छोटी ग्रेन्स में, और वो क्या बन जाएंगी, रिफाइंड हो जाएंगी वो, ठीक है। हॉट वर्किंग को सिर्फ और सिर्फ एलोंगेशन तक ही याद नहीं रखना। जो आपने वहां पर फिगर देखा था ना वीडियो में, वो वीडियो में जो फिगर था वो कहां तक का था, कहां तक का था, सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वर्किंग का, रिफाइनिंग का नहीं था। वो अनिलिंग में था, वो अनिलिंग में था, अनिलिंग में रिफाइन हो गई थी फिर आगे, है ना। जो हमने रोलिंग वाला फिगर देखा था, रोलिंग वाला फिगर जिसमें लास्टली ऐसे ऐसे इलोंगेटेड वगैरह देख रहे थे आप, वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ का था, कोल्ड वर्किंग का। उसके बाद में उसे हमने अनिल्ड किया था, अनिल्ड, ठीक है। बात क्लियर है। अब डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या होगा, एक्सपेंसिव टूल्स तो होंगे बट फोर्स क्या होगी, लेस, फोर्स लेस होगी बट एक्सपेंसिव टूल्स होंगे। इट प्रोड्यूसेस पुअर सरफेस फिनिश, क्यों, स्लैग चिपक रहा है ना भाई, ऑक्सीडेशन हो रहा है,
ठीक है, तो ये सारी क्या है, पुअर सरफेस फिनिश ड्यू टू द रैपिड ऑक्सीडेशन एंड स्केल फॉर्मेशन ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, कि हाई टेम्परेचर है, ऑक्सीजन से तुरंत रिएक्ट कर लेगा। ड्यू टू द पुअर सरफेस फिनिश, अब तो सारी चीजें ही हैं, क्लोज टॉलरेंस नहीं मिलेगी, एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, दिस इज दी कोल्ड वर्किंग, हॉट वर्किंग, हॉट वर्किंग के एडवांटेज, कोल्ड वर्किंग के एडवांटेजेस, ये समझ में आ गई। ठीक है, अनिलिंग भी होगी आज के लिए, बहुत है बहुत चालू, बहुत चालू। ठीक है, चलो अगर ये चीज समझ में आ गई तो एक काम कर लो, ये क्वेश्चंस करने शुरू कर दो। ठीक है, चलो अब मैं कल ना आपको फिर ये वाला पार्ट लेके चलूंगा। कौन सा? ऐसे भैया, ऐसा नहीं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड स्ट्रेन हार्डनिंग, उसके बाद फिर रोलिंग। ठीक है, अरे रुको यार, हाँ 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 हाँ, चलो ये भी कल ही आएगा फिर, मैलिएबिलिटी ये, अच्छा ये तो पढ़ा दिया भाई। ओहो, रुको भी रुको भी रुको भी, एक सेकंड एक सेकंड, आ जाओ यहाँ पे। चलो बोलो इनके आंसर्स बोलो एटलीस्ट। मुझे पता था इनसे ज्यादा नहीं, मैं स्ट्रेन हार्डनिंग में नहीं पढ़ा पाया अभी। ठीक है, आगे चलें, एटलीस्ट क्वेश्चन तो कर दो। जब मैं टिक तो कर दूं, ये गेट के क्वेश्चन है आए हुए हैं ये। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बिलो। ठीक है, अब हाँ इनको टिक कर रहा था। वन टू, अच्छा नो हीटिंग रिक्वायर्ड, बात ठीक है। हायर फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल बात सही है। लेस डक्टिलिटी रिक्वायर्ड एंड वेटर सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड, सही बात है। तो ये चीज नहीं है, मतलब 1 2 एंड 4। ठीक है, डक्टिलिटी तो हमें ज्यादा चाहिए ना। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, किसका है ये, किसका पूछा गया है, हॉट वर्किंग का। हॉट वर्किंग में आपके जो मटेरियल है वो फाइनली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं या नहीं? स्ट्रेस फ्री हो जाती है ना। इलोंगेटेड जो थी ये कैसी हो गई थी, फिर से स्ट्रेस फ्री ऐसी हो गई ना, फिर से टूट के ऐसे बन के आ गई स्ट्रेस फ्री। इसका मतलब इनकी जो स्ट्रेंथ है वो फिर से कम हो गई। स्ट्रेंथ ज्यादा कब रहेगी, जब वो इलोंगेटेड रहे, वो होती है कोल्ड वर्किंग में ज्यादा। ठीक है, तो कौन सी होगी, पोरोसिटी are largely eliminated and close tolerance cannot be obtained। इसका मतलब strength is decreased, यहाँ strength is decreased, yes। तो 1 2 and 3 strength is decreased, ऑप्शन नहीं। ओके, अच्छा क्या बात है। तो 1 and 3, 1 and 3। ठीक है, porosity is the metal, porosity in the metal is largely eliminated। ओके, close tolerance cannot be obtained, सही बात है। strength is decreased, अरे हो तो रही है भाई, इसका मतलब ये क्या है आपका 1 2 and 3। ठीक है, तो अभी फिलहाल आप 1 and 3 को रख सकते हो। ठीक है, पांचों ऑप्शन बना लो। ठीक है, चलो हाँ नेक्स्ट, हाँ चैलेंज नेक्स्ट। ओके, कहाँ है भाई? ठीक है, मेटल वर्किंग प्रोसेस से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन प्रोसेस, चलो कल ही समझेंगे इस चीज को। ठीक है, कोड वर्किंग फॉलोइंग द फैक्टर्स स्टैंडर्ड ऑफ द मेटल आर डिक्रीज रिड्यूस्ड एज सेटअप इन मेटल स्ट्रक्चर गेट्स डिस्टॉर्टेड। ठीक है, स्ट्रेसेस आर सेटअप इन द मटेरियल, ठीक बात है। ग्रेन स्ट्रक्चर गेट्स डिस्टॉर्टेड, सही बात है। स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस ऑफ द मेटल आर डिक्रीजेस, नहीं। सरफेस फिनिश इज रिड्यूस्ड, नहीं। ठीक है, 1 and 2। ठीक है, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट लास्ट एनकाउंटर्ड आर, ये भी एक्चुअली कल ही होगा, वैसे फिर भी बता दो, थोड़ा बहुत याद होता है ना। ग्रेटर देन यील्ड एंड लेस देन अल्टीमेट, क्यों? क्योंकि यही होता है प्लास्टिक वाला अरेंज। ठीक है, हाँ तोड़ना भी नहीं, डिफॉर्म भी करना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, गुड 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 गुड। ठीक है,
चलो फिर, है ना, आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल स्टैंड हार्डनिंग वाला पार्ट और फिर रोलिंग वाला पार्ट स्टार्ट कर देंगे। और हाँ प्लीज प्लीज एक सेकंड, आकाश जी अब आ रहे हो आप, कंटिन्यू।